चले आते हैं यहाँ पर HTML का पूरा टैग हटाते हैं, यहाँ यूँ ओपन करते हैं, ये लगा देते हैं। इसमें कुछ चीज़ें एक दो वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ। सबसे पहले हम लगाते हैं HTML ओपन, HTML क्लोज। ये टैग यहाँ से ओपन हो रहा है एक साइड से और दूसरी साइड से ये टैग क्या हो रहा है, क्लोज हो रहा है। ये तो हमने देख लिया। इसके दो चार्ट हैं, एक है हेड और दूसरा बॉडी। इसमें हर चीज आपको पता है सिवाय दो चीजों के, क्या, एक मेटा टेक्स्ट और दूसरा डॉट टाइप। अच्छा, जिस HTML के आगे ये लगा, देखो HTML के वर्जन्स हैं, ठीक है, मुख्तलिफ वर्जन्स होते हैं। HTML का जो करंट वर्जन है HTML5 हम यूज कर रहे होते हैं। 5 में क्या है, वर्जन्स के अंदर टैग्स की बात होती है, टैग सपोर्टेड होते हैं। ये क्या होते हैं, टैग सपोर्टेड, मतलब इसके अंदर ये टैग चलता था, इसके अंदर ये टैग चलता था। जो पुरानी HTML थी उसके अंदर कुछ पुराने टैग्स चलते थे और उन टैग्स के साथ ही उनको कलर देना, स्टाइल देना, पोजीशन, काफी सारी चीजें उसी के हिसाब से थी। लेकिन जो HTML5 आई है तो इसमें बहुत सारे टैग्स नेग्लेक्ट हो गए। तब काफी सारे टैग्स हमने देखे जो चलते ही नहीं थे। कुछ हैं जो अभी चल रहे हैं, अनकरीब वो भी शायद खत्म हो जाएंगे, ठीक है, तो उनको हम यूज ही नहीं करेंगे। तो डॉट टाइप जिसके आगे लिखा हुआ हो, ये वाला पॉइंट, एक्सक्लेमेशन मार्क और लिखा हुआ हो डॉट टाइप, आगे HTML होगा। ये सिर्फ एक टैग ओपन होगा ऐसे, बस, ना ये क्लोज है ना कुछ है। ये अगर हटा दो तो यहाँ हम कौन सी HTML लिख रहे हैं पता नहीं चलेगा। अगर ये लगा हुआ है तो पता चल जाएगा हमारे पास कौन सा वर्जन चल रहा है HTML का, 5। HTML कौन सी लिख रहे हैं हम लोग, 5 लिख रहे हैं। सिंपल है, ठीक है। यहाँ आते हैं, इसने एक एट्रीब्यूट दे दिया लैंग नाम का, ठीक है, HTML के अंदर। और यहाँ आते हैं दो टैग से, ये मेटा के, ये दो मेटा टैग के क्या नाम है, ये मेटा क्या होता है। देखो, एक होता है डेटा, क्या होता है, डेटा क्या चीज होती है बेटा, क्या होता है डेटा, डेटा के बारे में कोई बताए। अकाउंटेंट्स बैठे हैं, कॉमर्स वाले कोई बैठे हैं, डेटा क्या होता है जी, किसी चीज की पूरी डिटेल, चले बैठे। और कोई डेटा, हाँ, आपका नाम क्या है, अब्दुल रहमान, आपका नाम अब्दुल रहमान है, मुझे कैसे पता चला, आपने भी बताया। ये जो एक इंफॉर्मेशन मुझे इन्होंने दी है, जस्ट बताया क्या, अपना नाम, ये एक डेटा है। अब चाहे वो डेटा मुख्तलिफ टाइप में हो सकता है, नंबर फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में भी हो सकता है, और मुख्तलिफ चीजों की फॉर्म में, फैक्ट्स हो सकती हैं, मेजरमेंट्स की फॉर्म में हो सकता है। भाई ये इस लैपटॉप का साइज कितना है, इस डेस्क का साइज कितना है, इस बॉल का साइज कितना है, मेजरमेंट में भी हो सकता है, इस ग्लास में वाटर कितना है, ये भी हो सकता है, कोई भी। लेकिन एक इंफॉर्मेशन आपको मिल जाए किसी भी फॉर्म में, वो क्या है आपके पास, डेटा कहलाएगा। अब अब्दुल रहमान का मतलब क्या होता है, हाँ, रहमान का मतलब रहम करने वाला होगा, रहमान का बंदा, अब्दुल रहमान का मतलब रहमान का बंदा। अच्छा, अब ये किस लिए मैंने नाम पूछा, पहला मुझे मेरे पास आया डेटा, किसका नाम क्या है, अब्दुल रहमान, दिस इज कॉल्ड डेटा। अब एक होता है मेटा डेटा, एक होता है मेटा डेटा का मतलब होता है उस डेटा के बारे में भी इंफॉर्मेशन, मतलब इंफॉर्मेशन के बारे में इंफॉर्मेशन। मतलब ये क्या है, मोबाइल, ये आपको एक डेटा मिल गया, दिस इज मोबाइल, ये जहां पर दिखे तो मोबाइल। अब इस मोबाइल के बारे में और इंफॉर्मेशन लूं तो वो इस मोबाइल का क्या हो जाएगा, मेटा डेटा। मतलब इसमें रैम कितनी है, ठीक है, इसकी स्टोरेज कितनी है, इसके अंदर कौन सा एंड्रॉइड का वर्जन यूज हुआ है, ये सारी चीजें क्या कहलाएंगी, मेटा डेटा। अब आपका ये जो जितना भी पीस ऑफ कोड लिखा हुआ है, ये सारा है क्या, एक डेटा। डेटा है भाई, कोई वेबसाइट का होगा डेटा, किसी वेबसाइट पर आप क्या करने जाते हो, कोई इंफॉर्मेशन गेट करने जाते हो, ठीक है, किसी ना किसी फॉर्म में आपको कोई ना कोई इंफॉर्मेशन गेट हो रही है, तो आप ये जो इंफॉर्मेशन गेट कर रहे हो, एक तो ये हो गया इंफॉर्मेशन, दूसरा है मेटा डेटा, मतलब इसके बारे में भी डेटा, इसके बारे में भी, ये जो आप डेटा देखने आ रहे हो उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन है। जैसे कैरेक्टर सेट किसने यूज किया है, मतलब ये जो हम यहाँ पर लिख रहे हैं कैरेक्टर सेट, ये कौन से होंगे,
वर्जन होते हैं, कैरेक्टर सेट्स के भी नाम है मुख्तलिफ। UTF-8 का कैरेक्टर सेट वर्जन यूज करें। नाम इसने नेम दे दिया, इसका व्यू कोड, नाम आप कुछ भी दे सकते हो। डिस्क्रिप्शन हो सकती है, आपकी वेबसाइट का कोई कंटेंट हो सकता है। ऐसे अगर आप यहां पर आओगे गूगल पर और लिखोगे मेटा टैग इन HTML, a meta tag defines the meta about an HTML document. Metadata is the data information about the data. Metadata क्या है? खुद एक इंफॉर्मेशन है किसकी? HTML के बारे में। HTML तो ऑटोमेटिक खुद एक इंफॉर्मेशन ही दे रही है भाई कि मेरे साथ जो टैग लिखोगे उसका डिस्प्ले दिखेगा, कोई ना कोई इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है। लेकिन उस इंफॉर्मेशन के बारे में भी इंफॉर्मेशन देना, वो क्या कहलाता है? मेटा टैग। यहाँ हो गया, इसने मेटा टैग्स को और डिफाइन किया। क्या क्या यूज किया है? नेम, डिस्क्रिप्शन, कंटेंट, फ्री वेब ट्यूटोरियल्स, कीवर्ड्स हो सकते हैं, कंटेंट, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट यूज हुई है। देखो ये क्या कर रहा है, जो हम वेबसाइट के अंदर चीजें यूज करने वाले हैं उन सब का डेटा दे रहा है। ये क्यों दे रहा है? ताकि कल को आप अपना प्रोग्राम देखो या कोई और आपका प्रोग्राम देखे तो वो मेटा डेटा के अंदर आकर यहाँ से ये चीजें इंफॉर्मेशन गेट कर सकता है कि भाई अच्छा इस वेबसाइट में ये चीजें, कैरेक्टर्स जितने भी लिखे हुए हैं वो UTF-8 के पॉलिसी के मुताबिक होंगे। ठीक है, इसमें डिस्क्रिप्शन दी हुई है। अच्छा कंटेंट क्या यूज हुआ भाई? HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट यूज हुई है। अगर बूटस्ट्रैप हो तो बूटस्ट्रैप यूज हुई है। ठीक है, फिर नेम ऑफ ऑथर, नेम में दे दिया ऑथर कौन है? कंटेंट जॉन डोई, इस नाम का कोई बंदा है। अब ये सारी डिवाइसेस के बारे में दे दिया, तो ये सारी बेसिक इंफॉर्मेशन यहाँ पर लिखी हुई है। बात समझ आई? क्लियर है? खैर अभी हम इस मेटा डेटा को छेड़ते ही नहीं है ना, हम यूज करते हैं रियल लाइफ के अंदर। बस ये एक इंफॉर्मेटिव दिया है इसने, ये ऐसे ही है, इसकी अहमियत उतनी है जितनी आपके पास साइन इन करते हुए किसी भी या किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हुए वो एग्री और आई डू नॉट एग्री पर आता है। आप बिना पढ़े भी आपने एग्री करना है और पढ़कर भी आपने एग्री करना है। ठीक है भाई, नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पर यही काम है, आप इसको पढ़ो तब भी फायदा नहीं है, ना पढ़ो तब भी कोई फायदा नहीं। ठीक है, तो इतना ज्यादा कोई इस तरह का इस्तेमाल नहीं है। बाकी ये है कि कुछ हाई लेवल प्रोफेशनल लेवल्स पर जाके इन चीजों को थोड़ा बहुत देखा जाता है, वरना लो लेवल पे इसको बिल्कुल ही नहीं देखा जाता। आज तक हमने कभी इसमें नहीं कोई डेटा पास किया। आजकल इतनी ज्यादा और फैसिलिटीज अवेलेबल है कि भाई हम वहां पर ये सारा काम कर सकते हैं। गिटहब पे अपना कोड दे सकते हैं, कमेंट छोड़ सकते हैं, भाई यहाँ पर ये चीज यूज की है, ये पूरा कमेंट्स की फॉर्म में हम बता सकते हैं। ठीक है भाई, ये हमारे पास थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन था। अब आगे चलते हैं। आज हमने कुछ अलग से चीज देखनी है, वो क्या है? स्टाइलिंग से। ठीक है, CSS स्टाइल करते हैं, CSS। ठीक है, अब एक चीज देखनी है हमने, जो CSS है वो HTML के अंदर 3 तरह से यूज होती है। 3, ठीक है, 3 तरह से हम HTML के अंदर CSS को यूज कर सकते हैं। कितने तरह से? 3 तरह से। अब क्या वेज है वो हम जरा देख लेते हैं। वे नंबर 1 की अगर मैं बात करूं, नंबर 1 तो हम CSS यूज कर सकते हैं इनलाइन CSS यूज कर सकते हैं। नंबर 2 इंटरनल CSS यूज कर सकते हैं। और नंबर 3 एक्सटर्नल CSS यूज करते हैं। CSS होती क्या है? CSS की फुल फॉर्म आओ, यहां पढ़ो तसल्ली के साथ। वर्ड गूगल पर आओ, What is CSS and HTML? यहाँ आप बेशक देने के लिए दे दो। Cascading style sheet CSS is used to format the layout of a web page। किसी भी एक वेब पेज पे ये रटा है, डेफिनेशन है, कहीं MCQs आ जाए, कुछ भी आ जाए, आपने देख लेनी। किसी भी एक HTML डॉक्यूमेंट्स के जो लेआउट को सेट करेगा वो क्या होगी? CSS होगी। अब लेआउट सेट करने में बहुत सारी चीजें आ जाती है भाई, उसकी स्टाइलिंग आ जाती है, उसका मार्जिन आ जाता है, कहीं हाइट आ जाती है, कहीं विड्थ आ जाती है, कहीं एनिमेशन आ जाती है, बहुत सारी ऐसी मुख्तलिफ चीजें जो एक रॉ में कितने कॉलम्स की फॉर्म में डेटा होना चाहिए, पिक्चर कहाँ आएगी, ये हर चीज की पोजिशनिंग करना सब कुछ किसके थ्रू होगा? CSS के थ्रू। CSS का कोर्स आपका लेंथी चलेगा, तकरीबन 1.5 महीना इस तरीके से आपकी CSS चलेगी। उसके बाद हम जावास्क्रिप्ट पे आएंगे। अच्छा, अब CSS 3 तरह से यूज हो सकती है। एक है इनलाइन, दूसरी है इंटरनल और तीसरी है एक्सटर्नल। इन तीनों को भी थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं। इनलाइन CSS यूज होती है किस तरह? ये यूज होगी बाय यूजिंग
इसका काउंट कर दिया बाय यूजिंग स्टाइल एट्रीब्यूट। ठीक है, ये वाली बात कौन कौन समझ गया? पहली वाली लाइन कि भाई इनलाइन सीएसएस कौन सी सीएसएस होगी, इसको हम तब यूज करेंगे एज अ एट्रीब्यूट। अब एट्रीब्यूट क्या होता है? किसी भी टैग के ओपनिंग टैग के अंदर आप स्पेस देके ओपनिंग टैग में कोई भी चीज लिखते हैं वो एट्रीब्यूट कहलाता है। एट्रीब्यूट में दो ही चीजें होती हैं, एक की और दूसरी उसकी वैल्यू। ठीक है, अब वो वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जैसे विड्थ की हो गई या एट्रीब्यूट होगा, इक्वल्स टू के बाद उसकी क्या आ जाएगी? वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से ये जो सीएसएस है इसको यूज करने के लिए भी, इनलाइन यूज करने के लिए क्या यूज होता है? स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज होता है। आगे चलते हैं, इंटरनल सीएसएस। कौन सी सीएसएस? इंटरनल कैसे यूज होगी? बाय यूजिंग स्टाइल टैग इन हेड। ये कौन समझा? बाय यूजिंग स्टाइल टैग इन हेड। ठीक है, हेड के अंदर, हेड है ना, हेड। अब तक देखो हम बॉडी में काम करते थे, हेड का भी तो टैग है। इस हेड के टैग के अंदर क्या ओपन करना है? स्टाइल का टैग। अब टैग आपको पता है, स्टाइल का टैग ओपन और क्लोज वाला टैग होगा, ओपनिंग टैग भी और क्लोजिंग टैग भी पार्ट ऑफ डिफाइन हो जाएगा इसके अंदर। हमने ये थर्ड क्या है? बाय यूजिंग एक्सटर्नल फाइल विद एक्सटेंशन .css। ठीक है भाई, अब थर्ड में क्या है कि भाई आप एक एक्सटेंशन की फाइल बनाओगे, उस एक्सटेंशन का नाम होना चाहिए .css। जो एक फाइल बना रहे हो, फाइल का नाम कुछ भी हो, लेकिन उसकी एक्सटेंशन क्या होनी चाहिए? .css। ये लगा के आप इस फाइल को क्या करोगे? HTML के अंदर यूज कर सकते हो। तीनों तरीके पता चले, अभी इनको हम अप्लाई करेंगे तो आपको ये बात इजीली समझ आएगी कि किस तरीके से ये यूज होता है। अच्छा, अब हमने ये देख लिया। अब सिंपली आता हूं, पहले मैं H1 हेलो वर्ल्ड, H2 H3। ठीक है भाई, ये तीन चीजों का हमने नाम दे दिया। अब जरा हम इनको देते हैं कुछ कलर। पहले तो इसका डिस्प्ले देख लें। डिस्प्ले में क्या आएगा मुझे पता है, आप सबको पता होना चाहिए। कोई प्रॉब्लम? और एक और काम ये करते हैं, सेंटर का एक टैग ओपन करते हैं, सबको सेंटर में कर देते हैं। परफेक्ट। पहला लगाना है क्या? इनलाइन सीएसएस। और ये भी मैंने ये दे दिया, इसको हटाते हैं, हम लिखते हैं इनलाइन सीएसएस और इसको कर देते हैं इंटरनल सीएसएस और इसको कर देते हैं। कोड लिखने वाले बच्चे कोड छोड़ दें, सिर्फ यहाँ तवज्जो दें, सिर्फ यहाँ। तीनों दे दिए। अब इसका मतलब तो आप समझ गए, इसको मैं इनलाइन सीएसएस के थ्रू कलर लगाऊंगा, इसको कलर इंटरनल के थ्रू और इसको एक्सटर्नल के थ्रू। वन बाय वन समझते हैं। पहला वाला किससे के थ्रू है? इनलाइन बाय यूजिंग स्टाइल एट्रीब्यूट इन अ टैग। अब किस टैग में? बॉडी के टैग में दूं, जिसको कलर देना है। किसको कलर देना है? देखो अलाइन करना है मुझे। किसको अलाइन करना है? जिस टैग को अलाइन करना है उस टैग के अंदर जाके लिखते हैं ना। तो H1 को इनलाइन देना है। अब क्या यूज करना है? टैग यूज करना है, स्टाइल का एट्रीब्यूट। तो यहाँ आते हैं और लिख देते हैं स्टाइल आ गया। अब जैसे स्टाइल लिखा, देखो मुख्तलिफ चीजें आना शुरू हो गई, कहिए फिलाना ढिमकाना। अभी हम सिर्फ पढ़ते हैं कलर। कलर लिखा, अब देखो इसका तरीकेकार आपने समझना है। ये आपने सिंपल स्टाइल का टैग ओपन करना है और इक्वल्स टू लगा देना है और ये वाला आपके पास आ जाएगा इस तरीके से। इसके अंदर आपने वन बाय वन कोई भी चीज देनी है। बिल्कुल कलर देना है तो आपने लिखना है COLOR कलर
कॉलन लगाना है, उसके बाद कलर सिलेक्ट करना है, सिंपल नाम लिख देना है। वैसे तो बहुत सारे नाम है, आप सिंपल कलर लिखें जो फिलहाल आपको आते हैं, रेड कलर, और आप लगा सकते हैं यहाँ सेमीकोलन। इससे क्या हुआ कि ये वाली लाइन यहां पर क्या हो गई, खत्म। सेव करता हूं और डिस्प्ले में जाके देखता हूं, इस पे कलर लग गया। बात समझ आ गई, क्लियर है। कलर चेंज करूंगा, कोई और कलर लगाऊंगा, वो लग जाएगा। मैं यहाँ पर आ जाऊँ, कर दूं ब्लू, तो ये ब्लू कलर, ठीक है भाई। जो कलर मैं यहाँ पर लगाऊंगा सिंपली वो कलर क्या हो जाएगा, लग जाएगा। समझ गए बात? एनी प्रॉब्लम? ठीक है, आगे चलते हैं। चलो अगला वाला है ये H2। इसको कैसे देना है टैग? इंटरनल के थ्रू देना है। किस तरह देना है? अच्छा, इंटरनल कैसे दिया जाता है? बाय यूजिंग स्टाइल टैग इन हेड। तो हेड में आता हूं, ये आपका कोड है, हेड में आया, टाइटल के नीचे यहाँ एक टैग ओपन करूंगा STYLE स्टाइल के नाम से, और इस टैग को यहाँ ऐसे कर देता हूं। अब इस टैग के अंदर मुझे जिसको कलर देना है उसको कॉल करना पड़ेगा। H1 को कलर दे दिया, ये कौन सा है? H2। तो यहाँ आता हूँ, इसको बोलता हूँ H2। H2 का नाम दिया टैग का, उसके बाद आपने ये वाला ब्रैकेट ओपन कर देना, कर्ली ब्रैकेट। फर्स्ट टाइम ये कर्ली ब्रैकेट हमने ओपन किया, ठीक है, सिंपल है। देखो, स्टाइल का टैग ओपन किया, स्टाइल का टैग ओपन किया, फिर जिसको कलर देना है उस टैग का नाम लिख दिया उस टैग का नाम। उसके बाद आगे वही काम करना है, कलर, कॉलन लगाया, सेमीकोलन लगाया, और क्या लिख दो, जो कलर आपने देना है, इसको ग्रीन। सेव करते हैं, यहाँ आते हैं, इसको कलर लग गया, ठीक है। अच्छा, ये H1 को भी जो यहाँ से कलर लगाया, इसको भी वहां से भी लगा सकता था, ठीक है। इसके लिए भी यहाँ लगाना होता तो क्या करता, नीचे आता H1 और ऐसे करके यहाँ से कलर दे सकता था, ठीक है। तो फिलहाल हम जस्ट ये देख रहे हैं, तो ये भी लग गया। इतना सा कोड समझ गए ये वाला, कि इन लाइन कैसे लगा, इन लाइन ये रहा एक ही लाइन के अंदर। एक्सटर्नल कैसे लगा, H2 है, H2 को यहाँ बुलाया, स्टाइल का टैग ओपन किया और H2 को बुला के यहाँ कलर दे दिया। असल में यहाँ पर देखो क्या किया, ये वाला काम ना इसके अंदर कर दिया, हालांकि यही चीज सेम यहाँ पर जैसे लिखी है ऐसे यहाँ पर भी लिखी है। अब बात करते हैं एक्सटर्नल की। एक्सटर्नल के लिए क्या करना है, यहाँ आओ, एक बार फाइल बनाओ, STYLE स्टाइल .css, ठीक है। CSS लिखकर एंटर मार देते हैं, लिख दिया। अब ये हमारे पास स्टाइल .css। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर भी हमें वही काम करना है। किसको कलर देना है, H3 को। यहाँ आओ, H3 लिखो और ऐसे कॉलम ओपन करो और यहाँ दे दो कलर शेलो। अच्छा, अब यहाँ एक बात देखते हैं, यहाँ मैंने HTML स्टाइल का टैग नहीं ओपन किया, इसको स्टाइल के टैग में नहीं लिखा है ना। अब वजह बताता हूँ, देखो ये किस फाइल के अंदर मौजूद है, ऑलरेडी style.css की फाइल में मौजूद है, इसको टैग की जरूरत नहीं है। ये किस फाइल में मौजूद है, HTML। तो HTML के अंदर मैंने HTML को बता दिया, भाई ये तुम्हारा हिस्सा है पूरा, लेकिन ये जो इतना सा पार्ट है ना इस डब्बों के अंदर, ये स्टाइल का टैग जो ओपन हो रहा है क्लोज, इसके अंदर हम सिर्फ CSS लिखेंगे, इसके अंदर हम और कुछ भी नहीं लिखेंगे, आपको भी अलाउ नहीं करेंगे कि आप कुछ लिखें, ठीक है। तो ये इसलिए हो गया। अब यहाँ जब आए तो ये तो इधर तो बताने की जरूरत नहीं। हाँ, अगर यहाँ कोई और थर्ड पार्टी चीज यूज कर रहे हो तो उसको यहाँ बताने के लिए हमें अलग से डिफाइन करना पड़ता, वरना H3 के लिए तो यही काफी। समझ गए? अब जाके देखते हैं। और ये भी हो गया, क्या क्या हो गया, इनलाइन हो गई, इंटरनल हो गई, एक्सटर्नल को भी कलर दिया है। देखो वहां जाके देखो, इसको येलो कलर हो गया। क्या हुआ, हो गया, नहीं समझा? अरे येलो कलर हो गया बेटा, आपको येलो नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा? अरे ये इसका मतलब आपको क्या कलर दिख रहा है, आपको मतलब येलो कलर ब्लैक दिख रहा है, ऐसा ही है। ये येलो कलर है बेटा, और करो आप, आपको येलो कलर नजर आएगा। आपने साइंस पढ़ी है, नहीं पढ़ी? ठीक है, फिर तो आप बहुत अच्छे से समझेंगे। खैर उसको हम बाद में समझाएंगे आपको। पहले यहाँ आते हैं, भाई इसको कलर दे दिया, इट्स ओके फाइन। अब मसला ये है
इस फाइल इंडेक्स को क्या पता कि इसको किसी ने कलर दिया है। जैसे ए के ऊपर लिंक, ए ओपन कर दिया छोड़ दिया, ए के साथ किसी फाइल को लिंक कराने के लिए क्या कराते थे, कोई रेफरेंस देते थे ना, तो यहां पर भी रेफरेंस दे रहा है। अब ये कैसे यूज होगा, एक्सटर्नल फाइल और बाय इसको बाय लिंकिंग द फाइल इन हेड। इस फाइल को अब क्या करना है, हेड में लिंक करवाना है। या आओ एक टैग ओपन करो, टाइटल से ऊपर ही कर देना ये वाला टैग जो है, या आओ और एक टैग आपने ओपन करना है किस चीज का, CSS के लिए। ठीक है, आपने करना है स्टाइल का भी करवा लेते हैं हम, और आ गया यार ये तो मैं खुद भूल गया, link.css। ठीक है, ये दिया हुआ लिंक और colon.css। आपने लिंक का टैग यूज करना है और इस चीज को यहाँ लिंक करवा देना। अब इसमें क्या क्या चीजें, अगर ये मैं हटा भी दूं तब भी हम देख सकते हैं। लिंक में दो चीजें थी, एक था रेल, रेल का मतलब था रिलेशनशिप, कि भाई इस फाइल का उस फाइल से क्या रिलेशन है, आप इन दोनों का ताल्लुक बता रहे हैं। दूसरी चीज थी हमारे पास href। href आपको पता है, आप इसको हटा दो, बाय डिफॉल्ट ये नाम देता है, आपकी फाइल का जो नाम है आप यहाँ से दे दो। मैंने भी style.css बनाया, आप कुछ और home.css बनाते हैं, फिलाना.css, आप उसका फाइल का नाम अटैच करा देते हैं। ठीक है, और इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन है वो क्या है, स्टाइल शीट का। अब जरा इसको सेव करते हैं और जाके देखते हैं क्या येलो कलर आपको अब ब्लैक कलर येलो दिख रहा है। अब ये ब्लैक कलर नहीं येलो ही है। ठीक है, समझ आ गई बात यहाँ तक, कोई मसला क्लियर है। बस ये याद रख लेना, दोबारा से एक दफा रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहला काम, इनलाइन CSS किसी भी टैग के अंदर, एक से ज्यादा टैग में ये यूज कर सकते हैं। बिल्कुल, आप यहाँ आओ, एक पैराग्राफ लिखो लॉरेन, और इसको स्टाइल देना है, आप यहाँ इनलाइन से दे सकते हो। आप यहाँ लिखो स्टाइल और यहाँ आप दे दो कलर ब्लू, सेव करो, ब्लू कलर हो गया। ठीक है, इसी को आपने कलर देना है। आप ये हटाओ, यहाँ आओ P और ये ओपन करके आप इसको दे दो कलर ब्लू। अब भी लग गया। अगर आपने इसको यहाँ से कलर नहीं देना, इसको कट करो, यहाँ आओ इंटरनल फाइल पे, एक्सटर्नल फाइल पे यहाँ आके कलर दो, यहाँ से कलर। ठीक है, कलर लग रहा है यानी ये चेंज करके देख लेते हैं हम, गोल्डन। समझ आ गई बात बेटा, क्लियर है। अच्छा, अब एक काम और करते हैं। एक बात देख रहे हैं, कोई बच्चा देख रहे हैं, मैं एक होशियारियां कर रहा हूँ। क्या क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ इनलाइन लिखता हूँ, जब इंटरनल लिखने लगता हूँ तो इनलाइन को रिमूव कर देता हूँ, और जब एक्सटर्नल लिखने लगता हूँ तो इन दोनों को रिमूव कर देता हूँ। अब एक काम करते हैं अपन लोग, इसको देते हैं P को ऐसे ओपन करते हैं और उसको दे देते हैं कलर, और उसको कर देते हैं सिंपल से कलर लो भाई, क्या इतना सोच रहे हो, ब्लू। कॉपी, रेड, कॉपी, स्टाइल इज इक्वल टू कलर ब्राउन। कौन सा कलर आएगा, एक बच्चा बोल रहे ब्राउन आएगा। और अब यहां बात आ जाती है प्रायोरिटी की, किसकी, प्रायोरिटी की। मतलब आपको तीन बंदों ने एक ही बात कही, आप किसकी बात मानोगे ये डिपेंड करता है। ठीक, बात समझे, तीन बंदों ने एक ही बात कही आपको, आप किसकी बात मानोगे, ये ब्लू, ब्राउन वाली। अब इसको ऐसे समझ लो, एक है ये आप इन लाइन, मतलब आपके घर में किसी ने आपको एक बात बोली, एक है आपके बेस्ट फ्रेंड ने आपको कोई बात बोली वो इन लाइन, और एक है थर्ड पार्टी, फुप्पो ने आपको कोई बात बोली। ठीक है, मतलब कोई भी थर्ड पार्टी हो सकता है, फुप्पो कोई भी बोल रहे हो। ठीक है, किसी ने भी आपको एक बात बोली। अब ये देखना है आपने फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दोगे, पहली बात किसको मानी जाएगी, घर की, तो घर की बात मान ली भाई पहला। अगर ये घर वालों ने कोई बात बोली नहीं है, कोई मशवरा दिया ही नहीं है,
अब बेस्ट फ्रेंड ने मशवरा दिया और कहीं दूर के फ्रेंड ने मशवरा दिया, किसकी बात मानोगे? बेस्ट फ्रेंड की। तो भाई ये वाला रेड वाला कलर लग गया क्योंकि बेस्ट फ्रेंड है। अगर इसने भी कोई मशवरा नहीं दिया फिर फूफो की बात मानेंगे, आग तो नहीं लग जाएगी। ठीक है, तो ये आपके पास इस तरीके से तीनों, तो ये प्रायोरिटी पर डिपेंड करता है। इसका मतलब एक टैग को अगर आप टारगेट कर रहे हो तो तीनों में से किसी एक जगह कर दो। अगर 3 जगह आपने टारगेट किया तो वो उसमें से इनलाइन। अच्छा ऐसा है क्यों? और ये तो हो गया, ये जो बात मैंने बता दी ये तो आपने सिर्फ देख लिया कोड वाइज के भाई ये चीज ऐसे कलर लग गया। अब इसका लॉजिकल रीजन क्या है, ऐसा क्यों बनाया गया है? ये बनाने वालों ने ये किया ना कि फर्स्ट प्रायोरिटी इसको देना, सेकंड वाली इसको देना और थर्ड वाली किसको दे देना, इसको देना। ये बनाने वाले ने प्रायोरिटी रखी है। अगर बनाने वाला ये प्रायोरिटी रखता कि फर्स्ट प्रायोरिटी पहले नंबर पे ये अप्लाई करना, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, तो मजा लेके इंटरनल की हो सकती थी। बात समझ आ गई? सही है। वो इनलाइन या इंटरनल पहले लग जाए, ये हो नहीं सकता था, एक्सटर्नल पहले लगती। ये बनाने वाले ने उसको इस तरीके से कोड किया है, इसके पीछे इसको समझाया है कि भाई पहले आपने किसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना है, इनलाइन को, फिर बोलो ना, फिर इंटरनल को, फिर एक्सटर्नल को। यहाँ तक बात क्लियर हो गई आप? अब ऐसा लॉजिकली क्यों है, क्यों रखा गया है ऐसा? देखो ये बहुत कम यूज होती है, नहीं यूज होगी, बहुत कम। ये यूज हो जाती है थोड़े बहुत काम के लिए, वरना ज्यादा ये एक्सटर्नल, बड़े कामों के लिए एक्सटर्नल फाइल यूज होती है। इनका यूज क्या है? देखो आपने एक ऐसी वेबसाइट बनाई है जिसके अंदर मतलब एक पेज की वेबसाइट है टोटल, बस किसी भी एक पेज की वेबसाइट है, उसमें एक बैकग्राउंड इमेज है, 2-3 टैग्स को कलर हुआ है, बस छोटा सा काम हुआ है। आप उसके लिए जो है इंटरनल ये यूज कर लो। अगर एक ऐसा कोई वेबसाइट है या एक छोटा सा काम है, प्रोजेक्ट है, या आपकी बहुत सारी फाइल्स हो सकती हैं, या एक आपका ऐसा पेज है जिसपे आपने सिर्फ ये दिखाना है 404 एरर बड़ा सा करके, मतलब ये कि मैं अगर बोलूं ऐसा है एक पेज है जहां पर मेरा अगर कोई भी बंदा लॉगिन कर रहा है कुछ नहीं आ रहा तो बस सेंटर H1 404 एरर, पेज नॉट फाउंड। सिंपल आपको समझाना है। इस पेज पे और कुछ होता है क्या? यही होता है। अब ये रेड कलर से दिखा रहा है, अब मैं इसके लिए जाऊं एक एक्सटर्नल फाइल बनाऊं CSS की, वो कोई काम की चीज होगी बेकार। इसके लिए मैं जाऊं एक लाइन को कलर देने के लिए स्टाइल का पूरा टैग खोलूं, बेकार है। सिर्फ इस एक चीज को कलर देना है, यहीं पर आओ स्टाइल को कलर दे दो, अब दे दो कलर रेड, कहानी खत्म। बात समझ आ गई? अब इतनी ज्यादा आपको डीपनेस में जाने की जरूरत है, भाई एक फाइल बनाओ एक्सटर्नल या टैग बनाओ, आप यहीं पर कलर दे दो। लेकिन जहां थोड़ा ज्यादा काम हो गया, अब 4-5 चीजों को 10 चीजों को बार बार कलर देना है, तो आप बोलोगे यार बार बार स्टाइल का ये ओपन करूं फिर कलर दूं, इससे अच्छा क्या एक बार टैग ओपन करके उस टैग का नाम कॉल करके उसको कलर दूं। बात समझ गए? क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम? गुड प्रॉब्लम। ये वाली बात इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी, उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्यों यूज करते हैं ये। और प्रायोरिटी क्यों रखी है? प्रायोरिटी इसलिए रखी है कि बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर सारा काम एक्सटर्नल फाइल में हुआ होता है। अब एक्सटर्नल फाइल की CSS इतनी लंबी होती है, वो 200-250-300 पेजेस की। अब आप यहाँ आए, आपको एक बंदा बैठा है, साथ की बॉस है या कोई भी, उसने कहा यार एक काम करो, इस यार ये जो कलर है ना, ये जो हेडिंग है, या इसका कलर चेंज करके देखो, कोई और कलर लगाओ, देखो कैसा लग रहा है, चेक करते हैं। अब उसके सामने वो बोल रहे कलर चेंज करो, अब आपको ये टैग यहाँ तो मिल गया, ये रहा, ठीक है, ये रहा टैग, आपने कहा ठीक है, अब इसका कलर आपने चेंज करना है। अब आप जाओ पहले स्टाइल की फाइल में और इतने कोड के अंदर जाओ, ढूंढो, फिर कलर लगाओ, तो कितना लंबा काम हो जाएगा। तो अब उसको आरजी तौर पर चेक करवाने के लिए आप क्या करोगे, इसी टैग के अंदर आप कलर लिख लोगे, क्योंकि आपको पता है फर्स्ट प्रायोरिटी इसके पीछे जो भी कलर दिया है, मैं यहाँ जो कलर लगाऊंगा वो लग जाएगा, ऑन द स्पॉट वो देख लेगा, बाद में वो चेंज करेगा, बोलेगा मैं कोड में चेंज कर लूंगा। लेकिन अगर एक्सटर्नल को फर्स्ट प्रायोरिटी होती, आप यहाँ लिख भी लेते, कलर लगना ही नहीं था, फिर आप यहाँ से वहां जाते, फाइल ढूंढते और प्रॉब्लम होती। तो फटाफट से कोई चीज चेक करनी हो तो हम यहाँ पर स्टाइल लगा के चेक कर लेते हैं, हाँ डन हो गया, उसके बाद सब लोग टेस्टिंग के पीरियड में। और बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि सारे वेबसाइट का सब काम हो गया, इस एक टैग को सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी देनी है, क्योंकि स्टाइल की बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, एक थोड़ी है,
एक H1 के लिए आप इतनी सारी प्रॉपर्टी लगाते हो, इसका एनिमेशन भी देनी है, इसको ये भी देना है, ये भी देना है, मार्जिन देना है, पैडिंग भी देनी है, आपने बहुत सारा है, स्क्रॉलिंग भी दो, ये भी दो, सब कुछ। और मसला ये इतना सारा जब आप दोगे तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। उस प्रॉब्लम से बचने के लिए फिर हम करते क्या है कि सिंपल एक HTML या तो इनलाइन इंटरनल या तो एक्सटर्नल फाइल के अंदर ये काम कर लेते हैं। अदरवाइज क्या करते हैं हम लोग, अदरवाइज हम इनलाइन के अंदर ही अगर एक टैग है सिर्फ कलर ही देना तो उसको वहीं से कलर दे देते हैं। बात समझ गए? आई थिंक अब आपको इन तीनों के अंदर डिफरेंस समझ आ गया होगा कि भाई इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल कैसे दिखता है। अब आपने एक काम करना है, 3-4 हेडिंग बना दो या पैराग्राफ बना दो, एक हेडिंग एक पैराग्राफ, हेडिंग और पैराग्राफ, हेडिंग पैराग्राफ, हेडिंग पैराग्राफ, इस तरीके से 3 कॉम्बिनेशन बनाओ। उन दो को कलर जो आप किसके थ्रू, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल के थ्रू शुरू हो जाओ। उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो भाई मैंने टास्क दिया था छोटा सा, बच्चों ने यकीनन कर लिया होगा। मैं आता हूँ यहाँ, इसको रिमूव करता हूँ। आपको ये टास्क दिया था, आपने 3 हेडिंग बनानी है। पहली हेडिंग आपने H1 बनाई, आपने लिख दिया लॉरेन 3 आ गया भाई, ठीक है। इसके नीचे एक पैराग्राफ था, उसको लिख देना लॉरेन आ गया। फिर आपने एक BR डाल देना है, अगर थोड़ा गैप आ जाए, या फिर BR की जगह HR यूज कर लेते हैं। यहाँ आते हैं, एक लिखते हैं H2 और उसमें लिखते हैं लॉरेन 3। एक ये पैराग्राफ आ गया, उसके बाद एक ये लॉरेन इसके नीचे का पैराग्राफ, सॉरी हेडिंग का। और फिर यहाँ आते हैं, एक HR डालते हैं, यहाँ लिखते हैं H3 और लॉरेन 3 वर्ड्स आ गए। और उसके बाद यहाँ हम लिखेंगे एक पैराग्राफ, इसको लिखेंगे लॉरेन। चल गया, ठीक है। अब वहाँ जाके अपना आउटपुट देखेंगे, बेहतरीन करके एक आउटपुट आ गया। अब क्या करना है, इनको देना है कलर। तो यहाँ आता हूँ मैं, इंटरनल एक्सटर्नल किसी के भी थ्रू दे सकता हूँ, इसको भी और इसको भी। चलिए एक काम करता हूँ, यहाँ स्टाइल का टैग ओपन करता हूँ, H1 को यहीं से कलर दे देता हूँ रेड, ठीक है। H1 को यहीं से कलर दिया, रेड लग गया। H2 जो है वो, उसको स्टाइल में आता हूँ यहाँ पे और लिखता हूँ H2 ब्लू, कलर ब्लू लग गया। अच्छा सही से, H2 कलर ब्लू, H2 को ब्लू कलर यकीनन लग गया होगा। अच्छा लिंक नहीं करवाया ना मैंने, फाइल उड़ा दी थी, इस वजह से यहाँ आना है, लिंक करवाना है। सिंपल आपने लिखना है लिंक और ये आगे स्लैश, बच्चे लिख रहे होते हैं CSS, भाई स्टाइल डॉट CSS ये फिक्स है, ठीक है। ये इसलिए नहीं बताता कि किसी एक बच्चे का मजाक उड़े या खुद के, मेरा एक्सप्लेन ही नहीं करता कि इस बच्चे ने ये किया, ठीक है। बस गलतियां नोट करना मेरा काम है, बाकी मैं नहीं बताता कि वो जो पीछे पर्पल कपड़े वाला बैठा है उस बच्चे ने ये किया, क्यों किसी बच्चे का नाम है, क्या बोलते हो। मैं थोड़ी बताऊंगा कि बेटा वो पर्पल वाला उसके साथ वाला डॉट C के बाद SSS लिख रहे थे, आपने 2 डॉट CSS लिखना है बस, ठीक है। लिया किसी बच्चे का नाम बेटा। अच्छा यहाँ पर आते हैं, और ये तो हो गया H1 सबके पास लग गया, H2 लग गया, H3 बेचारा लवारिस है, उसको भी कलर दे देते हैं भाई। H3 के लिए आते हैं, H3 स्टाइल, और स्टाइल में क्या करना होता है भाई, स्टाइल में देना होता है कलर। अच्छा कलर देना है, क्या देना है भाई कलर नेम याद रख लेना, मुझे 3 ही आते हैं, रेड ग्रीन ब्लू। अब कहीं बहुत ज्यादा भी देने पड़ जाते हैं तो इस वजह से याद नहीं रहते, इसको थोड़ा सा यूं डाउन करते हैं। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। अब चलो आगे चलते हैं। पैराग्राफ्स को कलर देना है, पैराग्राफ्स को भी कलर देते हैं भाई। इस पैराग्राफ को ऐसे कलर देते हैं STYLE स्टाइल, और कलर येलो, स्टाइल कलर पिंक, स्टाइल कलर और येलोइश ग्रीन। क्या बात है, कलर लग गया, सब पे कलर अप्लाई हो गया। कोई मसला यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम? गुड हो गया। एक प्रॉब्लम, चलो भाई ये तो हो गया। इस स्टाइल को भी हटाते हैं, इस स्टाइल को भी हटाते हैं, इस स्टाइल को भी हटाते हैं। क्यों ना पैराग्राफ को दिया जाए कलर, यहाँ से पैराग्राफ और कलर दे देता हूँ, क्या क्या था, येलोइश ग्रीन, ये भी दे दिया। पैराग्राफ और दे देता हूँ क्या था,
क्या क्या दिया था? पिंक, 3 पैराग्राफ है ना, तो तीनों को कलर दे देता हूं। कलर पिंक, और उसके बाद लास्ट वाले में क्या है? कलर एक्वा। ठीक है भाई, 3 पैराग्राफ है, तीनों को देखो कलर लग गया अलग अलग। चलो सही तो लगा है। एक में ग्रीन, येलोइश ग्रीन, पिंक और एक्वा। ये एक्वा, ये पिंक और ये येलोइश ग्रीन, अलग कलर दिख रहा है। अरे साइंस की पढ़ी आप लोगों ने ये बात। चलो साइंस हम बाद में पढ़ेंगे। अब प्रॉब्लम क्या है? मैं किसको, क्या हुआ, लास्ट कलर कौन सा दिया है? एक्वा, तो एक्वा लग गया। अगर ये हटा दो आप कौन सा कलर आएगा? पिंक आएगा। और ये हटा दो तो, अब ये तो बड़ा अजाब है भाई। मसला ये है कि मैं एक पैराग्राफ को अगर कलर देना तो इसका मतलब इसको तो इनलाइन देना पड़ेगा। इनलाइन के अलावा तो कलर दे ही नहीं सकता। एक्सटर्नल है, यहाँ पे पी कॉल करूंगा और सब पी पे लग जाएगा। और यही वजह, अभी तक तो ये हमने यहाँ ब्लेंडर किया है, ये हेडिंग बड़ी है, उससे छोटी है, उससे छोटी है। अगर मैं सब हेडिंग्स को एक जैसा बनाना चाहूँ, H1 करो भाई, सब हेडिंग्स बड़ी होंगी, इनको क्यों कम हिस्सा मिला हुआ है? अब ये 2 हेडिंग सेम होगी, ये चेंज क्यों? क्योंकि इसको इनलाइन दिया। अगर इसको भी वहीं से कलर देना चाहूँ तो अब कलरिंग दे सकता भाई। ठीक है, बात समझ आ गई? प्रॉब्लम समझ गए? अब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखेंगे। अच्छा बेटा, यहां तक तो किसी को मसला नहीं है ना कि 3 तरह से हम CSS लगा सकते हैं। इनलाइन का भी पता चल गया, इंटरनल का भी। इनलाइन में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि इनलाइन उस टैग के अंदर रहते हुए आपने कलर देना है तो कोई मसला ही नहीं, आप डायरेक्ट स्टाइल लिखकर कलर दे देते हो। मसला प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? इंटरनल और एक्सटर्नल में। क्योंकि इंटरनल और एक्सटर्नल में क्या करना पड़ता है? क्या करना पड़ता है? नाम बताना पड़ता है भाई, किसको कलर देना है। बेटा बात सुनो, ये ऐसे ही देख लेगा। अगर ये बच्चा यहाँ मौजूद नहीं होता तो फिर अब मेरे लिए प्रॉब्लम थी। अब इसका नाम होना लाजमी है। अब मुझे इसका नाम पता होगा तो मैं बात करता हूँ, और वो रेहान बच्चा, और तो वो बच्चा नहीं, वो बोलता है ना, आपको समझ नहीं आएगी, उससे ले लेना उस बच्चे से। अब वो कौन सा बच्चा है कैसे पता चलेगा जब तक उसका कोई नाम नहीं होगा? ठीक है। और मजे की बात, मैंने रेहान नाम बोल दिया, रेहान नाम की क्लास में 4-5 बच्चे हैं। कौन सा रेहान? चश्मे वाला, बोलने वाला, कम बोलने वाला, कौन सा बच्चा? ये एक प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है भाई, बात समझ आई? देखो प्रॉब्लम मैं आपको समझा रहा हूँ। फिर अब क्या होगा? अब एक क्लास में क्या रेहान नाम के लोग एक ही एडमिशन देते हैं। तब आप आए थे, कुछ बोला तो नहीं था कि रेहान नाम का पहले से बच्चा है, आपको एडमिशन नहीं मिलेगा? दिया है ना एडमिशन, तो फिर भी इसका मतलब अगर रेहान दूसरा भी आ जाए क्लास में, नो इशू, क्योंकि चाहे फादर नेम भी सेम हो सकते हैं भाई। मैंने बहुत सारे लोग देखे, बिलाल सिद्दीक नाम होता है लोगों का, कॉम्बिनेशन बना हुआ है ऐसा। तो इसका मतलब ये थोड़ी अब भाई मेरा नाम है तो तुझे कैसे पहचानेंगे भाई? वो अलग चीज है, उसका नाम चेंज होगा। ठीक है, चीज का मतलब उसका आईडी नंबर कुछ भी जो है वो चेंज होगा, रोल नंबर चेंज होगा, इस हिसाब से। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर भी किसी भी HTML के अंदर किसी भी चीज को कॉल करने के हमारे पास कुछ तरीके होते हैं, कुछ सलीका होता है। ठीक है, नंबर 1, किसी भी आप टैग को कॉल कर सकते हो। आप सी एंटर, ये जो HTML के अंदर ना, इसको बोलते हैं टारगेट। किस तरह कर सकते हैं? HTML के एलिमेंट्स को कैसे टारगेट किया जाता है? एलिमेंट्स यही H1, B1, P1, फलाना ढिमकाना, BR, HR, फलाना और ढिमकाना। ठीक है, इन सबको कैसे टारगेट है? नंबर 1, बाय टैग नेम। कोई मसला? अब तक हम किसके थ्रू टैग कॉल कर रहे थे? बाय टैग नेम। हर एक को बुलाते रहे, चल भाई H1 इधर आ जा, H2 इधर आ जा, H3 ये आ जा, ऐसे ही कर रहे थे। अब H3 को बुलाते थे, सारे दौड़ते आ जाते थे जितने थे। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये होती थी H3 सारे आगे किसको कलर दें भाई? हमने कलर दिया, सबको देना पड़ रहा था। अब एक तो बाय टैग नेम, दूसरा है बाय आईडी नेम। बाय आईडी नेम नहीं होता, बाय आईडी होता। 3, तीसरा है बाय क्लास नेम। चौथा है, क्या था मैं खुद भी भूल गया,
बाय टैग नेम, आईडी नेम, क्लास नेम और वो ग्रुपिंग एलिमेंट्स। और नंबर 5वां है यूनिवर्सल। ठीक है भाई, 5 तरीके हैं HTML में कुछ एलिमेंट्स को बोलो ना टारगेट करने के। टारगेट का मतलब इसको पकड़ लो, इसको पकड़ लो, इसको पकड़ लो। पकड़ लिया, आप क्या करो, थप्पड़ लगाओ। अब वो कुछ भी हो सकता है। मैं बोलूं H1 पकड़ लो, P को पकड़ लो, इसको पकड़ लो, इसको क्या करना है भाई, इनको कलर दे दो। फिलहाल अभी आपको कलर करना ही आता है। वो ना बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, उसको थोड़ा बहुत पेंसिल पकड़ाई लिखना आ गया, फिर क्या करते हैं, कलर देते हैं। कलर भर बेटा, रंग भर। अब आप लोगों की जिंदगी में वैसे ही चल रहे, देख रहे होंगे, पहले मैंने टैग लगाना सिखा दिया आपको, आगे आप क्या करें सर, कलर पकड़ा दिए, कलर करना शुरू करो, इसको भी कलर करो, उसको भी। हर चीज को आपने क्या कर देना है, रंग भर देना, दीवारों पे, फर्श पे, हर जगह बस कलर ही कलर हो। अब कलर आपने किसको कॉल करना है, बाय टैग नेम कर सकते हो, बाय आईडी कर सकते हो, बाय क्लास नेम कर सकते हो, ग्रुपिंग एलिमेंट और यूनिवर्सल। अच्छा, अब एक बात याद रखना, बाय टैग नेम करना हो तो सीधा टैग का नाम दो और कलर। अब इसमें टैग नेम में प्रॉब्लम क्या है, H1 मैं बोल देता हूँ, I am H1, I also H1। ठीक है भाई, क्या क्या चीज देखने को मिल रही है हमें कि भाई ये क्या है, I am H1, I am also H1, I am also H1। अच्छा भाई, क्या करें फिर, अगर मैं इन सबको कलर दूं, अब मैं आऊं और लिखूं H1 और कलर दे दूं, ये बस एक बड़ा खतरनाक काम है। रेड कलरिंग मुझे याद रहता है, वही तीनों को कलर लगता है। अगर एक वेबसाइट के अंदर 10 बार, 20 बार, 30 बार, 50 बार, 100 बार H1 यूज हुआ है, आपने H1 को कॉल करके कलर दे दिया, तो क्या होगा, पूरी वेबसाइट पर H1 को क्या लग जाएगा, कलर लग जाएगा। बात समझ आ गई, क्लियर हुई? इसका मतलब ये तो फिर बेकार हो गया, क्योंकि हम तो पूरी वेबसाइट पर किसी पॉइंट पर हो सकता है हम चाहे कि इस चीज को ऐसे कलर देना है। अच्छा, इसके अलावा भी टारगेटिंग एलिमेंट होते हैं थोड़े, लेकिन मेजर अभी हम यही पढ़ेंगे। इसके बाद थोड़े बड़े हो जाएंगे, इसको थोड़े टेक्निकल वे में यूज करेंगे और ज्यादा समझ आएगा। फिर क्या करें, अब एक काम कर सकते हैं, हटाओ H1 को भाई, ऐसे तो ये सारे H1 बाय टैग नेम बुरा नहीं है, बाय टैग नेम कॉल करते हैं, कुछ ऐसी चीजें होंगी आगे जाके हमारे पास जो बाय टैग नेम ही कॉल करता है। जैसे एक वेबसाइट के अंदर एक टेबल एक ही है, अब आप टेबल को अलग से आईडी या क्लास दो, एक टेबल यूज हो रहा है, आप टेबल कॉल कर दो सीधा, यहाँ लिख दो भाई सीधा टेबल, और टेबल पे जो चीज अप्लाई करनी है वो आप अप्लाई कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं आपको, क्योंकि टेबल तो एक ही लगा हुआ है। ऐसे कुछ चीजें हो सकती हैं वेबसाइट के अंदर जो एक ही लगी हुई हो। फॉर्म एक ही बनाया आपने, उस एक फॉर्म को डायरेक्ट फॉर्म से कॉल कर लो, फॉर्म पे अप्लाई मार लो। अगर एक ही फॉर्म है, एक से ज्यादा है तो प्रॉब्लम होगी, और वो भी एक पेज के लिए। इस पेज पे एक है तो इस पेज पे भले आप फॉर्म करो, नई फाइल है उसके अंदर H1 बनाना, बेशक उसको अलग कॉल होगा, उसको तो अलग प्रॉपर्टी लगेगी। समझ गए बात? तो एक पेज पे एक अगर आप उसको कॉल कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलते हैं भाई, अब हम देखते हैं बाय टैग नेम तो हमें समझ आ गया भाई टैग नेम कैसा हो सकता है। अब अगली चीज आती है आईडी। आईडी क्या है? आईडी एक रोल नंबर है। क्या है? रोल नंबर। अब रोल नंबर की तरह आईडी है, आईडी मतलब यूनिक होती है। आईडी क्या होती है? यूनिक। आईडी पहचान के लिए होती है। किसके लिए होती है? पहचान। किसी भी चीज की पहचान के लिए आईडी यूज कर रहे होते हैं। अब स्पेशल आईडी देनी पड़ती है आपको। आईडी के लिए बड़ा सिंपल है, एक आईडी नाम का एट्रीब्यूट है, आप इनको कॉल करो और आईडी दे दो। ये हमने आईडी पहले भी यूज किया है, ऐसा ही है। यहाँ पे भी आप आईडी दे दो, यहाँ पर भी आप आ जाओ, आईडी दे दो, कोई मसला? क्या आईडी आ गई? अच्छा, आईडी तीनों को क्या देनी है? अलग अलग। आईडी के लिए कंडीशन क्या है? आईडी नंबर से स्टार्ट नहीं होनी चाहिए। किससे स्टार्ट होनी चाहिए? आईडी में ऐसे दे देता हूं 10
11 और 12, ठीक है भाई, सही है। आईडी आपने कोई अल्फाबेट यूज करना, उसके साथ आप नंबर यूज करना। मैं कर देता हूँ HD1 हेडिंग 1, हेडिंग 2, बड़ा भी लिख सकते हो छोटे भी लिख सकते हो, हेडिंग 3, ठीक है। और इस हेडिंग 3 को यहाँ नहीं लिखना, इसको यहाँ पे सेव करते हैं। कुछ भी नहीं आया क्योंकि कुछ दिया ही नहीं है भैया। यहाँ अब लिख देते हैं HD1, कॉपी करता हूँ इसी को, तीनों को दे दिया, यहाँ पर भी 3 कलर देने, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। इसको आगे ले देते हैं कलर, कॉलम नहीं कलर, और दे देता हूँ अलग अलग कलर देने। तो भाई इसको दे देता हूँ ब्लू, इसको दे देता हूँ रेड के भाई, इसको दे देता हूँ, कलर तो बता दिया करो। अब वहां जाता हूँ और कलर अप्लाई हो गया, नहीं हुआ, अरे आपको फिर ब्लैक कलर ग्रीन दिख रहा है यार। साइंस पढ़नी चाहिए थी, साइंस के स्टूडेंट नहीं हो आप लोग, क्या करें। मसला ये है कि जैसे ही आपने किसी चीज का डायरेक्ट नाम लिखा HTML में उसको ढूंढना शुरू कर दिया। वजह ये थी कि उसको पता नहीं था ये जो आप डायरेक्ट लिखते हो वो टैग नेम होता है। उसने देखना शुरू किया HD1 टैग नेम है कोई, उसको मिला ही नहीं, उसने कलर नहीं दिया। अब ये आईडी है तो उसको बताना पड़ेगा। आईडी की पहचान किससे होती है? हैशटैग, याद है हैश का हम लोग कीवर्ड यूज करते हैं। तो अगर इनके आगे मैं लगा दूं हैश, अब ये समझ गया अच्छा आईडी को ढूंढना है। अभी आया HD1 के लिए और इसने क्या किया, हाँ कलर देना शुरू कर दिया। आप जाके देखो 3, 2, 1 और एक ही को लगा, दूसरों को क्यों नहीं लगा, ये एक प्रॉब्लम है मेरे पास। कॉमास देना था क्या, अच्छा सबको एक ही जैसा दिया है ना, HD2 HD3। सेव करते हैं, यहाँ आते हैं, आप देख लेते हैं तीनों को हमारे पास क्या लग गया, कलर लग गया। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, गुड प्रॉब्लम। HD अगर आप एक से ज्यादा को दे दोगे, HD1 HD2 HD3 आईडी आपने एक दी है, अगर आप लोग सबको एक जैसी आईडी देना शुरू कर दो 1 और 1, तो क्या होगा इसका रिजल्ट? एक आईडी आप 3 को पास कर रहे हो, क्या होगा? पहले वाले को ही कलर जाएगा। हाँ भाई, नहीं लगेगा किसी को कलर, शाबाश। हाँ भाई, तीनों को लग गया, एक बोल रहा है कलर, जी भाई। हाँ, पहले वाले को लगेगा। आईडी किसको कलर देती है भाई? जिसको आईडी मिल चुकी है उसको। देखो जाके देखेंगे सिर्फ पहले वाले को कलर लगा हुआ होगा, बाकियों को कलर ही नहीं होगा। क्या हुआ? ओह, ये क्या हो गया? अरे ये क्या यार, देखो अब बात सुनो। रोल नाम क्या है? अहमद। तुम्हारा आज से रोल नंबर इस क्लास का 1। आपका नाम? आपका भी रोल नंबर 1। पूछोगे नहीं सर मेरा 1 है, 1 तो उसको दे दिया। पूछो तो सही यार, ये पाकिस्तानी अवाम है, पेट्रोल 150 से 250 कर दिया, कोई मसला नहीं। ये वही अवाम है जो बादशाह सलामत है, वो एक अवाम का सुना होगा ना, उस पर बड़े बादशाह ने मेरी अवाम तो बड़ी ठंडी है, इनको पुल पे जाओ जूते मारना शुरू करो। वो अवाम एक दिन बड़े गुस्से में आ गई। बादशाह ने कहा अब तो अवाम बड़े गुस्से में आ गई, अब तो ये बोलेगी हमें जूते क्यों मारते हो, महंगाई की। बादशाह ने सब कुछ किया, फिर बादशाह ने कहा यार ये अवाम स्कूल के पास से जो गुजरेगा उसको जूते मारना है। तो वो जूते मारते रही अवाम, कोई फर्क नहीं पड़ा। अवाम बादशाह सलामत के उसके महल के बाहर खड़ी होकर बादशाह ने कहा आज तो ये बड़े जोश में आए, आज तो आवाज उठाएंगे मेरी अवाम। जब बाहर गया तो वो अवाम कहती है बादशाह सलामत, वो दरअसल बात ये जूते मारना तो ठीक है, लेकिन आपने वहाँ एक ही बंदा खड़ा किया है, सुबह काम पे जाते हुए लेट हो जाते हैं, आप बंदों की तादाद बढ़ा के जाके जल्दी जल्दी जूते लगे, हम जल्दी जल्दी जाए। तो ये वही मिसाल है, ये भी चुप है वो भी चुप है, दोनों को एक रोल नंबर दे दिया। हाँ भाई शहजादे, तुम्हारा भी रोल नंबर आज से 1 है। क्यों नहीं कर रहा मैं, मेरी मर्जी। दे सकता हूँ या नहीं? मैं रोल नंबर 1 दे सकता हूँ या नहीं? दे सकता हूँ, दे दिया। अब क्या होगा देखो, रियल लाइफ से इसको कंपेयर करो ना। HD1 दे दिया, इन सब तीनों को आईडी क्लियर, तुम भी H1, ये भी 1 1। रोल नंबर 1, अटेंडेंस लग रही है, तीनों बोलो प्रेजेंट। अरे भाई कौन सा वाला है ये? प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो गया। समझ आई क्या शुरू हो गई? प्रॉब्लम है। रोल नंबर 1 तुम फेल हो गए हो और रोल नंबर 1 तुम फर्स्ट आ गए हो, रोल नंबर 1 तुम एवरेज आ गए हो। अब कौन सा रोल नंबर 1? ये प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आईडी इसलिए हम दे तो सकते हैं एक से ज्यादा, लेकिन हमने देनी एक ही को है, एक आईडी। आईडी पहचान के लिए होती है।
इसलिए हर एक की आईडी क्या होनी चाहिए, यूनिक। इससे आगे जाके आपको स्क्रिप्ट में पता चलेगा, जब हम एक फंक्शन लगाएंगे हम बोलेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी के अंदर बोलेंगे भाई HD1 पे क्लिक करें उसका कलर ब्लू हो जाए, यहां से क्लिक करेंगे सारों का कलर चेंज, या कहीं और से डेटा आ रहा है, कहीं का डेटा कहीं और जा रहा है, क्यों? क्योंकि आपने सबको एक जैसी आईडी दी हुई थी। अब वो तो आईडी के हिसाब से डेटा भेज रहा है या सेंड कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। इसलिए आपने आईडी क्या रखनी है, यूनिक रखनी है। क्योंकि अक्सर नहीं बताओ तो बच्चे क्या करते हैं बाद में, अबे सर ऐसे ही बोल रहे थे, एक आईडी लगाने में चलती है, वो देख तीनों चल रही है, तेरे भाई ने तीनों चला दी, चल तो तीनों जाएंगी, बाद में प्रॉब्लम आपके लिए हो जाएगी, ठीक है? तो ये बताना मेरा फर्ज था, मैंने इसलिए आपको थोड़ा सा समझाया, डीप में जाके समझाया, जहां से एग्जांपल आ सकती थी वहां से समझाया कि ये भाई नहीं यूज करनी है आपने हर एक को आईडी अलग देनी है, यूज हो जाएगी। कोई बोले यूज नहीं होगी ना, बोलो हो ही नहीं सकता, तीनों जगह यूज हो जाएगी, लेकिन प्रॉब्लम आएगी जब फंक्शनैलिटी लगाओगे। अब फंक्शनैलिटी पे जब प्रॉब्लम आएगी, भाई इसको चाहिए डेटा समझ नहीं आ रहा होगा, इसीलिए हम तीनों को अलग अलग देते हैं, और इनको मेरे ऊपर कमेंट किया हुआ इसलिए कलर अप्लाई नहीं होगा। पहला वाला आपको समझ आ गया बाय टैग नेम, दूसरा वाला समझ आ गया बाय आईडी। अब तीसरे वाले को समझते हैं। तीसरा है बाय क्लास नेम। क्लास नेम अब तीनों के नीचे लिखते हैं पैराग्राफ, लॉरेन, यहाँ पे आते हैं HR खोलते हैं, यहाँ पे लिखते हैं पी भाई पी लॉरेन, और यहाँ आते हैं, यहाँ पे भी दे देते हैं एक HR, और यहाँ पर लिखते हैं पी भाई पी, सिंपल पी, सादा पी चाहिए, लॉरेन, ठीक है भाई। इनको थोड़ा सा हम आपके लिए ऐसे रखते हैं ताकि आपको एक बोर्ड समझ आए। सेव, तीनों की हेडिंग आ गई, और इन हेडिंग्स पर भाई एक एक कलर तो बनता है, और ये यहाँ खिचड़ी बन गई, इसको उठाओ यहाँ से यहाँ रख दो भाई, यहाँ से कलर मिलना शुरू, ठीक है भाई, कलर आ गया। अब इन तीनों पैराग्राफ देखो, हेडिंग का कलर डिफरेंट हो, मैं चाहता हूँ पैराग्राफ तीनों एक कलर के हो। अब तीनों एक कलर के करने, अब मैं यहाँ पर आऊँ, पहले तो यहाँ पर तीनों को अलग अलग आईडी दूं, अब देखो इसको पी लिखूं, एक तो तरीका ये तीनों पी को कलर देना, पी कॉल करूं और यहाँ लिख दूं कलर रेड, तीनों को एक जैसा कलर लग गया, काम हो गया मेरा। लेकिन मसला क्या होगा, अब ये तीन के लिए चाहिए था, अब एक और बंदा आ गया, सेंटर यहाँ लिखना था पी में हाय, ये भी रेड आ रहा है भाई, आने वालों का तो रास्ता नहीं बंद होना चाहिए ना भाई। यहाँ भी हो जाता है, सर कलर दे देते हैं, क्लास एक इतना लंबा, बच्चे बाद में पी को कलर देते हैं, अरे सर ने वैसे ही 3 पी बना के कलर दिए हैं, देखो इस तरीके से हो जाएगा, कलर तो हो जाएगा, लेकिन मसला ये है आगे आने वालों के लिए भी वही कलर चलता रहेगा। अब आपने क्या करना है कि भाई पी तो कलर दूंगा नहीं, लेकिन अब एक चीज है, ये तीनों पी क्या है, सब हेडिंग्स के तौर पे चल रहे हैं या पैराग्राफ के तौर पे चल रहे हैं, है ना। अब आप इसको मुख्तलिफ अपने हिसाब से नाम दे सकते हो, कोई भी नाम, और ये तीनों एक क्लास है, मतलब ये तीनों की एक जैसी वैल्यू है, ये भी एक सब हेडिंग है, ये भी एक सब हेडिंग है, और ये भी एक सब हेडिंग है। सब हेडिंग मतलब सब बड़ी हेडिंग्स के नीचे एक एक पैराग्राफ है, तीनों एक ही जैसा काम कर रहे हैं। तो एक काम करते हैं, इन तीनों को हम शामिल कर लेते हैं एक क्लास में। क्लास में मतलब ऐसी चीजें जो एक जैसी होती हैं, एक क्लास के अंदर उसको शामिल कर लिया जाता है। मैं अब यहाँ पर आता हूँ, लिख देता हूँ क्लास है, सॉरी यहाँ पर आता हूँ, इसको नाम दे देता हूँ क्लास, और क्या लग देता हूँ पैरा, और ये भी कर देता हूँ मैं, इसको यहाँ पर कर देता हूँ कि चलो फिलहाल हम पैरा कर देते हैं, फर्स्ट पैरा नहीं पैरा ही देंगे खाली, क्योंकि इन तीनों को एक जैसी क्लास देंगे। यहाँ पर भी आ जाता हूँ, इसको भी दे देता हूँ पैरा, 2 हो गए, और तीसरा का है, तीसरा ये रहा, इसको भी क्लास पास कर देता हूँ पैरा। इन तीनों को पैरा क्लास पास कर दी। अब होगा क्या कि जो चीज अप्लाई करनी है ना, मैं यहाँ आऊं और लिखूं पैरा, यहाँ आऊं और कलर दे दूं गोल्डन, सेव करूं, वहां जाऊं, रिजल्ट में कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि पैरा लिखा था, वो क्या ढूंढना शुरू हो गया, टैग ढूंढना, टैग तो है नहीं, ये अब हैशटैग लगाऊंगा तो आईडी है नहीं, ये है डॉट। आईडी क्लास को हमेशा किससे कॉल करते हैं, डॉट्स। आपने डॉट लगाया, वो समझ गया क्लास चल रही है, आपने इसको सेव किया, वहां जाके देखो इन तीनों के कलर। अब इन 3 पैराग्राफ को कलर लग गया, नीचे आओ, चौथे को भी चेक कर लेते हैं, इस सेंटर का टैग, और सेंटर के टैग के अंदर एक पी लॉरेन लोगो, इसको कलर नहीं लगा,
और मजे की बात, ये क्लास आप जिसको पास कर दोगे उस पर वो कलर लग जाएगा, मतलब ये सब एक क्लास में शामिल हो जाएंगे। ठीक है भाई, बात समझ आ रही है, क्लियर हो रही है? एक से ज्यादा क्लास भी आप एक पर अप्लाई कर सकते हो, वो भी हम आगे जाके देखेंगे किस तरीके से होगा, लेकिन फिलहाल हमने ये देखा है कि एक क्लास इस पर हमने अप्लाई कर दी, क्योंकि अभी हमने प्रॉपर्टी CSS की सिर्फ एक ही पढ़ी है, कलर की प्रॉपर्टी। ये देख रहे हो, अभी तक हमने स्टाइल का टैग इनलाइन में, ये क्या है, ये आईडी, क्लास या टैग नेम पढ़ा, ये सब क्या है, ये प्रॉपर्टी और वैल्यू, प्रॉपर्टी और वैल्यू है। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी है, कलर, और ये क्या है, इसकी वैल्यू है। इसकी वैल्यू क्या दी है, ये गोल्डन रॉड दिया है। ठीक है भाई, इस तरीके से जो भी हम कलर दे रहे हैं उसको यहाँ पर। अब ये तो हो गया भाई बाय टैग नेम भी, बाय आईडी भी, क्लास भी। क्लास हम तब देते हैं जब हमें एक जैसा काम मुख्तलिफ चीजों पर करवाना होता है। पर्पल शर्ट वाले, साथ वाले को बोलो क्या करना है, हाँ उसको बोलो LED बंद कर दे अपने और यहाँ फोकस करें। ठीक है भाई, बाय क्लास नेम। तो आपने, हाँ भाई ब्लैक शर्ट इनविटेशन कार्ड बना के प्रिंट करा के अलग से भेजी, खर्चा हो जाएगा खाम खा का, और मैं खोलने के बाद ये लिखा होगा पढ़ ले भाई, इधर देखो। अब यहाँ देख लो आप क्लास नेम। अब ये क्या है, ग्रुपिंग एलिमेंट्स। अब मसला ये है कि अब ये नहीं करना कि भाई इसको या इसको या इसको किसी चीज को, अब आप कुछ चीजें हैं जिनको आप साथ कलर वगैरह या कोई चीज देना चाहते हो। ठीक है, बिल्कुल ग्रुप बना लेता हूँ मैं, क्लास भी दे सकता हूँ, एक क्लास भी दे सकते हो आप, ग्रुप भी बना सकते हो मल्टीपल चीजों के लिए। उसके लिए आपने सिंपल ये करना होता है, मैं इस कोड को कमेंट करता हूँ, मैं लिख देता हूँ H1 और H1 के H1 तो यूज किया है, किसको कलर दिया है, चलो इसको भी कलर को जो है वो कर देते हैं। H1 लॉरेम 3, फिर I लॉरेम 3, फिर बोल्ड लॉरेम 3, फिर और उसके बाद कर देते हैं हम P लॉरेम 3। ठीक है भाई, ये चीजें आ गई, ये हमको पता है ये क्यों एक लाइन में आया, BR की वजह से, BR डालेंगे तो अलग हो जाएगा। खैर अभी यहाँ एक ही साथ ठीक है। अब आते हैं ये चार चीजें, चारों को हमने क्या करना है, कलर देना है। अब एक तरीका तो ये है मैं क्लास बनाऊंगा, एक इन सबको क्लास पास कर दूं। एक तरीका ये है कि मैं इन सब का एक ग्रुप बनाऊं। ग्रुप बनाने के लिए कुछ भी नहीं करना, किस किस को देना था, H1 को, और क्या क्या था, I, कॉमा लगा के I, फिर कॉमा लगा के B, फिर कॉमा लगा के P, इन सब को लिख दिया, ये ग्रुपिंग एलिमेंट हो गया। ये सब का सब क्या बन गया, एक ग्रुप। अब आते हैं यहाँ लिखते हैं कलर, कलर ही खत्म हो गए इनके पास भी, समझ गए बात। तो ऐसे आप, अच्छा इसमें क्या सर सिर्फ टैग कॉल कर सकते हैं, नहीं भैया, किसने बोल दिया ऐसे, किसने बोल दिया आपको। यहाँ एक पैराग्राफ को ओपन करो, अरे आप कहाँ तक बंद हुए हैं, तो टॉप पे बंद हुआ है। मैं HD1 है ना, ये जो H1, अच्छा H1 तो खुद कलर हो जाएगा, H1 के अलावा और कौन है, P है, P भी कलर हो जाएगा ऑटोमेटिक। ये P इसको कलर दिया है क्लास के थ्रू ना, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ P हटा देता हूँ, यहाँ से P रिमूव कर देता हूँ और उसको कर देता हूँ H2। ठीक है भाई, इनको तो देख लिया हमने, ये ऐसे कलर आ गया और उसको H2 दिया, तो यहाँ पर लिख देता हूँ H2। अब ये जो दूसरे ना पैरा वैरा, इनको यहाँ से नहीं कलर देगा, पैरा को कलर देना है कहाँ से, और पैरा को यहाँ से भी कलर दिया है, P दिया है ये। ठीक है, अब इस पैराग्राफ को P के नाम से नहीं कॉल करता, मैं इसको काम करता हूँ इससे, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ डॉट पैरा, पैराग्राफ को कलर। अच्छा H1 दिया है, H1 के लिए क्या यूज किया है, HD1 HD2, ये ना मैं इन सबको कर देता हूँ, खैर क्लास भी खैर एक को दे देता हूँ फिलहाल, मैं यहाँ लिख सकता हूँ कॉमा #HD1। ठीक है भाई, इन सबको तो मैंने ग्रुप बना के, एक ग्रुप के अंदर में एक ही लाइन में टैग्स को भी कॉल कर सकता हूँ, आईडी को भी और क्लास को भी, तीनों को कॉल करके क्या कर सकता हूँ, ऐसे
कलर दे सकता हूँ। ये तो ग्रुप भी हमारे पास काफी जगह पे यूज हो रहे होते हैं, जैसे एक फॉर्म है उसके अंदर बहुत सारी चीजें यूज हुई है, इनपुट वगैरह, किसी खास 2-4 इनपुट को मैंने आईडी दी है, नेम और फलाना और ढिमकाना, उनको मैं अलग से कलर या कुछ भी देना चाह रहा हूँ तो उन पे वो चीज में क्या कर सकता हूँ, अप्लाई कर सकता हूँ। बात समझ आ गई। अब लास्ट वाला देखते हैं, यूनिवर्सल। कौन सा वर्सल? यूनिवर्सल। बहुत सिंपल, व्हाट्सएप वगैरह यूज किया है नहीं, और किस चीज में होता है? स्टेरिक। स्टेरिक का मतलब होता है किसी चीज में ऑल, अब मुझे याद नहीं आ रहा, व्हाट्सएप या फेसबुक ऐसे किसी में स्टेरिक लगाते हैं, इसका मतलब होता है ऑल, सबको सिलेक्ट कर लो। स्टेरिक लगाने के बाद आपने ऑन करना और लिख देना कलर RED, रेड। पूरी वेबसाइट में जितना भी टेक्स्ट लिखा जाएगा सबका कलर किससे होगा? गोल्डन अल्फाजों से लिखा जाएगा। पूरी वेबसाइट का कलर क्या हो जाएगा? कलर हो गया रेड, रेड। ठीक है भाई, बात समझ आ गई। अब ये यूनिवर्सल हम कलर के लिए कभी भी यूज नहीं कर सकते हैं। कुछ खास चीजें होती है जिनके लिए हम यूनिवर्सल यूज करते हैं, जैसे पूरी वेबसाइट को साइड से कहीं से गैप देना है, हर एलिमेंट जो है साइड से थोड़ा गैप देगा, तो अब ये पूरी वेबसाइट में मैंने अब हर एक एलिमेंट में जाके यहाँ से गैप दूं, यहाँ से गैप दूं, ऐसा कोड जो हर एलिमेंट में लगना है। अब वो कैसे लगाओ? इससे अच्छा फिर हम क्या करते हैं, उसके लिए ये यूज कर लेते हैं। ठीक है, आगे जाके हम देखेंगे कुछ प्रॉपर्टीज हैं, क्योंकि अभी मैं अगर वहां लिखूंगा तो वो कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हमें यूज करनी पड़ जाएंगी, तो अभी हम वो प्रॉपर्टीज को निकलेक्ट करते हैं। ठीक है, बात समझ आ गई, क्लियर है? तो कितने तरीके हैं हमारे पास CSS को टारगेट करने के, CSS के थ्रू HTML के किसी भी एलिमेंट को टारगेट करने के 5 तरीके। नंबर 1 टैग नेम, नंबर 2 ID, नंबर 3 क्लास नेम, नंबर 4 ग्रुप एलिमेंट्स, नंबर 5 यूनिवर्सल। ठीक है, इसके अलावा भी छोटे मोटे और तरीकेकार हैं, एलिमेंट्स के एलिमेंट्स, नेस्टेड एलिमेंट्स, वो आगे जाके सीखेंगे, अभी फिलहाल इतना काफी है। अभी आप इसी तरीके से एलिमेंट्स बनाएं मुख्तलिफ, उनको टारगेट करें और कलर्स वगैरह इन पर अप्लाई करें। इसको मैं पॉज करता हूँ, इस वीडियो को हटाता हूँ पॉज से। अब चलो भाई वापस आते हैं। अभी तक हमने देख लिए 2 काम। आज हमने जो फर्स्ट चीज सीखी है वो ये देखा है कि CSS किस तरीके से HTML में अप्लाई होती है और कहाँ कहाँ अप्लाई होती है। 3 तरह से अप्लाई होती है, वो देख लिया हमने, बार बार रिपीट कर रहा हूँ। पहला इनलाइन, दूसरा इंटरनल, तीसरा एक्सटर्नल। प्रियोरिटी वाइज सबसे पहली बात इनलाइन की मानी जाएगी, उसके बाद इंटरनल की, उसके बाद एक्सटर्नल की। प्रियोरिटी का क्या मतलब सर, इससे क्या मुराद? इससे सिंपल मुराद ये है कि अगर इनलाइन में एक कलर दिया हुआ है एक ही हेडिंग को, या आपने एक पैराग्राफ लिखा, उसको इनलाइन से आपने रेड कलर दिया है, इंटरनल से आपने ब्लू कलर दिया है और एक्सटर्नल से आपने ग्रीन कलर दिया है, तो उस पर जो कलर अप्लाई होगा वो रेड कलर अप्लाई होगा जो कि आपने इनलाइन से दिया। अगर आप इनलाइन का कलर हटा देते हैं तो उसको ब्लू कलर लगेगा जो कि आपने इंटरनल से दिया, और जब आप इंटरनल हटा देंगे तो एक्सटर्नल से लगेगा। तो एक हेडिंग पर या एक पैराग्राफ या किसी भी एक टैग पर आप 3 तरह से कलर अप्लाई कर सकते हो, इंटरनल, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल, तीनों तरीके से। अब तीनों में से कोई एक ही अप्लाई होगा तो आपने एक ही अप्लाई करना। अगर आपके पास सिर्फ एक हेडिंग है जिसको आपने सिंपल कलर दे देना है, तो आप सिर्फ स्टाइल का ओपन करो, टैग करो, कलर दे दो। अगर उसके साथ आगे जाके आप CSS पढ़ते कुछ और प्रॉपर्टीज हैं, 4-5 लाइनें बन जाएंगी। अब देखो एक हेडिंग के ओपनिंग टैग में इतना ज्यादा मटेरियल लिखा होगा कितना अजीब लगता है, तो फिर इससे अच्छा आपको स्टाइल का इंटरनल में लिख दो। और इंटरनल में अगर आपके पास काफी सारी हेडिंग्स और काफी सारा मटेरियल हो गया, फिर आप इंटरनल से कोड कॉपी करो, एक्सटर्नल में जाओ, अपनी HTML की फाइल को बिल्कुल क्लीन अप रखो। समझ गए बात? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ठीक है। और फिर हमने देखा HTML के किसी भी एलिमेंट्स को टारगेट करने के कितने तरीके होते हैं, हमने समझे 5 तरीके। नंबर 1 बाय टैग नेम, नंबर 2 बाय ID, नंबर 3 बाय क्लास, उसके बाद बाय ग्रुपिंग, उसके बाद यूनिवर्सल। यूनिवर्सल में हम कभी भी कलर्स नहीं देते, हम पूरी वेबसाइट को इस तरीके से थोड़ी कलर अप्लाई मार लेते हैं कि भाई ये रहे, ठीक है। तो या कहीं हो सकता है किसी पॉइंट पर जाके हम कर भी देते हैं, वो कौन सा पॉइंट होता है भाई? वो पॉइंट हो सकता है आपने कोई डार्क मोड या लाइट मोड बनाना और सबका कलर व्हाइट और ब्लैक, ब्लैक और व्हाइट के अंदर खेलना, तो आप कर भी देते हो, ठीक है, लेकिन ज्यादातर नहीं। अब आते हैं कलर की प्रॉपर्टीज को थोड़ा और डीप में समझेंगे, और एक प्रॉपर्टी और देख लेते हैं, उसका नाम है, किसी भी टैग को आप एक काम कर सकते हो, यहाँ लिख देता हूँ, क्या
HR को कलर लगा के देख लो, लग रहा है नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा ना, HR को कलर नहीं देख सकते। HR को ये वाला कलर नहीं लगेगा, HR को लगेगा दूसरा कलर, वो भी हम देख लेते हैं। पहले हम यहाँ आते हैं, एक कलर है जिसको हम डिफाइन करते हैं, ये क्या दिया मैंने H1, और H1 नहीं दिया, चलो इसको H1 में लिख देता हूँ मैं, या ऐसे भी लिखूँ तो भी ठीक है। मैं बॉडी को कॉल करता हूँ, अब किसको कॉल कर दिया? बॉडी को, उसको लिखता हूँ बैकग्राउंड कलर। अच्छा, अगर मैं बॉडी का ही कलर रेड लिख दूं फिर क्या होगा? बॉडी को दे दूं कलर रेड, अब बॉडी में आने वाली हर चीज का कलर रेड हो जाएगा। बॉडी ऐसा कैसे काम कर रही है? जैसे कौन सा टैग, कौन सा एलिमेंट काम कर रहा था? यूनिवर्सल जैसे काम कर रहा था, है या नहीं? उसी तरीके से बॉडी में जो एलिमेंट आएगा वो क्या हो जाएगा? अच्छा, अब नेक्स्ट क्लास में हम कलर जैसे पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम ग्रुपिंग टैग्स भी पढ़ेंगे जो हमने उसमें HTML में छोड़ दिए हैं, जैसे div हो गया, span हो गया, ये हम पढ़ेंगे ग्रुप्स किस किस तरीके से बनते हैं। अब बॉडी को मैं आता हूँ, एक और कलर का नाम है, एक और प्रॉपर्टी है। एक तो कलर पढ़ा हमने, बॉडी में बोलता जो भी लिखा हुआ उसका कलर रेड हो गया। दूसरी चीज, बॉडी में जो भी है उसका बैकग्राउंड कलर जो है हमारा बॉडी का वो हो जाए ब्लैक। बॉडी का बैकग्राउंड कलर क्या हो गया? ब्लैक हो गया। समझ गए बात? अब ये ब्लैक बैकग्राउंड कलर आप किसी भी चीज पर अप्लाई कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट बॉडी का कलर है, मैं नीचे आऊं, यहाँ एक H1 कर दूं, इसको H1 का कलर यही है, हेडिंग बड़ी हो गई लेकिन कलर यही है। अब अगर मैं यहाँ आके लिखूँ ना H1 और उसको लिख दूँ बैकग्राउंड कलर, उसको कर दूँ ग्रीन, समझ रहा हूँ। और बॉडी में बेशक कलर रेड दिया, अगर मैं इसका कलर करूँगा येलो हो जाएगा, क्योंकि ये पहले अपने टैग की बात मानेगा। और दूसरा ये कि HTML जो रीडिंग करता है वो करता है लाइन बाय लाइन। पहले आया बॉडी का सबका कलर रेड कर दो, कर दिया, सबका कलर बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर दो, कर दिया। नीचे आया H1 का क्या करना है? H1 का बैकग्राउंड कलर ग्रीन कर दो, उसका कलर ग्रीन कर दिया। येलो कलर कर दो, येलो कलर कर दिया। बात समझ आ गई? क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? अगर मैं इस टैग को ऐसे कर दूं, चलो, व्हाट विल बी द रिजल्ट? क्या समझते हो, क्या रिजल्ट आएगा? क्या? रिफ्रेश कर लिया, सेम रिजल्ट क्यों दे रहा है भाई? अभी आपको बताया कि भाई ये H1 अलग कैटेगरी में आ रहा है और बॉडी अलग कैटेगरी में। बॉडी में सब पे अप्लाई करना है, लेकिन किसी एक अलग पार्ट पे आप कोई चीज अप्लाई करोगे उस पर क्या हो जाएगी? वो अलग से अप्लाई होगी। ठीक है, ये तो हमने देख लिया। एक कलर और देखा हमने, वो क्या था? बैकग्राउंड कलर। हटा देते हैं इसको, H1 वाली बात लेके चलते हैं। HTML और CSS के अंदर, अब CSS के अंदर बात करें किसी चीज को कलर देने के। अच्छा, CSS में कमेंट कैसे करते हैं? स्लैश और स्टैरिक। ऑन हो गया कमेंट, जहां बंद करना है स्टैरिक और स्लैश। अब इसके अंदर जो भी लिखोगे वो कमेंट है, ठीक है भाई? तो CSS में भी आप क्या लिख सकते हो? कमेंट्स लिख सकते हो, जैसे आप HTML के अंदर भी कमेंट लिखते हो। तो HTML का कमेंट अलग तरीके से था, इसका फॉर करने का तरीका हो, ये कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश लिखो, ये दोनों चीजें खुद आ जाएंगी। वरना अगर ये ना हो कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश, तो आप खुद बाय डिफॉल्ट ऐसे लिख सकते हो। ये हो गया कमेंट। इस कमेंट में लिखता हूं बेस टू कलर एनी टैग इन CSS। कलर CSS में कितने किस्म के कलर अप्लाई कर सकते हो आप लोग, ये देखते हैं हम लोग। अच्छा, इसको भी एक काम करता हूँ, एक ही इसमें कर देता हूँ, ज्यादा ऊपर नीचे घुमाने की जरूरत नहीं। नंबर 1 तरीका पढ़ते हैं। नंबर 1, बाय कलर नेम। नंबर 2, भाई सीधा सीधा आप किसी भी कलर को कलर का नेम दो और वो कलर क्या हो जाएगा? बोलो ना, कलर क्या हो जाएगा? अप्लाई हो जाएगा। दूसरा है RGB। उसके बाद है HSL। उसके बाद है, यार एक और था याद नहीं आ रहा है। हाँ सॉरी, ये यहाँ पर करते हैं हेड्स। और उसके बाद है
HSL। उसके बाद एक आता है 5th नंबर पे अल्फा। ये अल्फा उन्हीं के दरमियान यूज होगा, ठीक है। अल्फा जो मैंने दिया ये अल्फा ही है कलर, ठीक है, ये उन्हीं के दरमियान यूज होगा। असल में तरीके तो यही है, बाकी ये अब ये 4 तरीके हैं, ये अल्फा उन्हीं में यूज हो जाएगा। अब कैसे, मतलब क्या मतलब, सब कलर देने के 4 तरीके देखो। H1 इसको देना है कलर, मैं लिख दूं रेड, ये बाय नेम इसको कलर मिल गया, ये है बाय नेम, इसको भी कर दूंगा मैं। हाँ। अब एक और कलर दे देता हूं मैं, अब करता हूं बाय कलर दे देता हूं, सॉरी बाय कर देते हैं RGB, बाय RGB। अब RGB के थ्रू कलर कैसे देंगे, देखो अब RGB है क्या, R से रेड, G से ग्रीन, B से ब्लू। अब देखो दुनिया, ये जो आपके पास बेसिक कलर्स है ना, बेसिक कलर्स जितने भी कलर ने ये बने, असल में ये 3 कलर से बेसिक मिलकर है आपके पास। HTML CSS के दुनिया में आते हैं तो ये 3 कलर हैं बेसिक, जिनसे सब कलर बने, रेड, ग्रीन और ब्लू। अब इनमें नंबर्स हैं, समझ लो आप बिट्स हैं, हर कलर के अंदर 256 बिट हैं। कितने बिट्स हैं? 256 बिट है, यानी कि कहां तक होंगे इसके अंदर जो वैल्यू होगी वो कहां तक होगी, 255 तक, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो 256 की टोटल क्वांटिटी तो यही बनेगी, लेकिन नंबर कहां तक जाएगा, 255 तक, 255 तक, 255 तक जाएगा नंबर, लेकिन टोटल जो काउंटिंग होगी वो 256। वैसे यहाँ पर देखो 3 बच्चे बैठे हैं, रोल नंबर वाइज बताऊं तो 0 1 2 कहां पर आगे खत्म हो गए, 2 पर खत्म हो गए। तो 0 से स्टार्ट होगा 256 तक, हर नंबर की वैल्यू जाएगी। हर ये जो 0 से 256 तक है ना, रेड कलर के मुख्तलिफ शेड्स हैं, मतलब कहीं रेड डार्क, ब्राउन, ये लाइट, नीचे आते जाएंगे और ऊपर जाते जाएंगे, कलर्स क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। ऊपर 256 पर आएंगे तो पूरा प्योर फुल रेड कलर आपको मिल गया, उससे नीचे आते जाएंगे रेड का कलर चेंज होता जाएगा, अब वो वैसा रेड नहीं रहेगा। इसी तरीके से ग्रीन में भी और इसी तरीके से ब्लू में भी। तो रेड फर्स्ट वैल्यू किसकी होगी, रेड की, सेकंड वैल्यू ग्रीन की, और उसके बाद थर्ड वैल्यू ब्लू की। इसको भी हम समझेंगे अभी क्यों यूज करते हैं। आपने बोलना है RGB और उसके बाद ब्रैकेट ओपन कर देना। ये ब्रैकेट आपसे 3 वैल्यूज लेगा, कॉमा लगाओ, कॉमा लगाओ, ये आ गया। पहली वैल्यू में आप पास कर दो 255, इस दूसरी को कर दो 0, तीसरी भी कर दो 0। कौन सा कलर बन गया, रेड। सिंपल सी बात है, रेड कलर पूरा ग्लास में डाल दिया, बाकी 2 ग्लास खाली है, तो कलर कौन सा आ गया, रेड। ऊपर देखो रेड कलर कैसे किया था, नीचे रेड कलर। अगर मुझे चाहिए ग्रीन तो इसको कर दूं 0, यहां कर दो 255, प्योर ग्रीन कलर आ गया। अगर मुझे चाहिए ब्लू तो इसको कर दो 0 और इसको कर दो 255। कैसा लगा, सही है। अब कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं। जब हमें कलर के डब्बे मिल गए हैं तो आओ खेलें, यहाँ से थोड़ा ब्लू मिक्स करते हैं, यहाँ से थोड़ा ग्रीन डालते हैं और ऐसे करते हैं। चलो भाई, रेड को कहते हैं, ब्लू को पहले अच्छा देख लेते हैं कम वैल्यू करके भी। मैं कर देता हूँ 0। रेड कलर अभी देखा था ना 255 पर, ऐसा रेड है। मैं कर देता हूँ रेड को कर देता हूँ मैं, आप आ जाओ भाई 100 पर आओ, जरा अपना चेहरा दिखाओ। अच्छा ऐसा हो जाएगा 100 to 150 पे दिखाओ। चलो आप आ जाओ 10 पे, देखो ब्लैक होना शुरू हो गया, तकरीबन ब्लैक ही हो गया। 50 पर आओ, 60 पर आओ, हल्का सा लाइट सा डिफरेंस आपको दिखना शुरू होगा। फिर 100 पर आओ, 150 पर आओ, 200 पर आओ, ठीक है। अब चलो एक काम करो 255 पर आओ, देखिए शेड्स इसके। अब आगे चलते हैं, बोलते हैं भाई थोड़ा सा आप मिक्स करो इसके अंदर, 255 थोड़ा क्या पूरा ही, ब्लू और ये दोनों मिला दो तो क्या बनता है, पता नहीं, ये वाला कलर बनता है। सुनो बोलते हैं कौन सा कलर है, पर्पल है या पिंक है,
पता नहीं भाई ये कलर है जो बनता है, वो आपको दिख गया। फिर उसके बाद आपने कहा यार ये ज्यादा है, ब्लू थोड़ा कम करो। ब्लू कम किया तो कैसा शेड आ रहा है, चलो भाई ब्लू और कम करो। ठीक है भाई, ब्लू थोड़ा और कम करते हैं। अच्छा चलो ब्लू थोड़ा बढ़ा देते हैं। कैसा कलर आना शुरू हो गया, समझ आ रही है बात। अब ये कलर उठा रहे हैं, मिक्स करें। अरे एक काम करते हैं, इसके अंदर थोड़ा सा डब्बा उठाओ बेटा, चम्मच उठा के थोड़ा सा ये डाल देते हैं। ये कौन सा कलर हो गया, ये तो पिशावरी आइसक्रीम लग रही है। ठीक है, ऐसे आपने ग्रीन। अच्छा एक काम करो, ये फुल डाल देते हैं 255। येलो कलर बन गया। येलो ऐसे बनता है, वाह यार कमाल हो गया। इसको 0 करके देखते हैं क्या होता है। फुल ओरिजिनल येलो कलर। येलो कलर इन 2 कलर से मिलकर बन रहा है, रेड और ग्रीन से। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा ओपन। अच्छा एक काम करो, तीनों को 0 कर देते हैं, क्या आएगा। और तीनों को फुल कर देते हैं तो व्हाइट कलर आएगा। द व्हाइट लाइट, अरे ये तो टेक्स्ट ही गायब हो गया, रिमूव हो गया। The white light consists of 7 colors. When the light of ray of sun pass to a drop of a water, it splits into a 7 colors. Then you can see the rainbow. ठीक है, ऐसे आपने सुना होगा साइंस की किताब, याद है फिजिक्स में स्पेक्ट्रम्स वाला चैप्टर, मैथमेटिक्स, ओ सॉरी मैट्रिक पढ़ा हो तो ना, सिंध बोर्ड नहीं पढ़ा का जवाब यही हो सकता है सर हम सिंध बोर्ड से। कोई बात नहीं बेटा, हम समझ सकते हैं। ठीक है, स्पेक्ट्रम वाला चैप्टर है, उसमें बताया जाता है व्हाइट लाइट है, वो आती है, स्प्लिट होती है, एक चीज पर लग के ब्रेक हो जाती है, अंदर से 7 कलर्स निकलते हैं। व्हाइट लाइट हमेशा फुल कलर्स होता है, ब्लैक का मतलब होता है नो कलर। और ये आपने अक्सर आपके वो आजकल तो हर बच्चा ही माशाल्लाह वो अपनी फोटो बना के खुद ही उस पर पता नहीं कौन कौन से सॉफ्टवेयर आए हुए एडिट करते हैं, मुंह ऐसा चप्पू जैसा होता है, हीरो लगना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, वो करते क्या है, बड़ा सिंपल सा शेड्स आए हुए होते हैं, ऐसे स्क्रॉल करो, ये करो, एक से एक डिजाइन आ जाता है। आपने एक चीज देखी है, जितने भी शेड्स लाइन है, रेंज जो है, अगर फुल कर दो तो ब्राइटनेस फुल हो जाती है ना, और लाइट कर दो तो डार्क होना शुरू हो जाता है। इसका मतलब जब कलर आप फुल करते हो तो व्हाइट कलर आता है, कलर हटा देते हो तो क्या आ जाता है। अगर ये सब कलर गायब हो जाए यहाँ से तो क्या हो जाएगा, अंधेरा। सारे देयर इज नो कलर, इट्स मीन ब्लैक कलर। ठीक है, और अगर कोई कलर है, मल्टीपल कलर है और फुल है, तो क्या हो जाएगा, व्हाइट शेड आना शुरू हो जाएगा। बात समझ आ रही। तो सारे शेड्स इस तरीके से बने। अब जो कलर है, अब ये कलर क्या होते हैं, क्यों होते हैं, वजह ये होती है, रेड आपको पता है, ग्रीन आपको पता है। आप 10 वेबसाइट पे जाओ, यूट्यूब का रेड कलर देखो, नेटफ्लिक्स का रेड कलर देखो। नेटफ्लिक्स का लोगो रेड है, यूट्यूब का रेड है, पाकिस्तान का झंडा ग्रीन है, व्हाट्सएप का कलर, लेकिन क्या एक जैसा ग्रीन है। अब आप तो यहां लिखोगे ग्रीन, तो आप अगर ये ना होता RGB, फिर आप लिखते ग्रीन, अरे ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, व्हाट्सएप वाला। अब इसको समझाते कैसे, इसके लिए आपके पास एक चीज अवेलेबल है कि कलर कोड। कलर्स के क्या होते हैं, कोड होते हैं। और ये जब डिजाइनर कोई वेबसाइट बनाकर देता है तो वो साथ में आपको कलर कोड देता है, भाई ये एक स्नैप बार बना गया, स्नैप बार में ये कलर यूज करना है, ये कलर, उसका कलर कोड मिलता है, आपने वो कलर कोड कॉपी करके यूज करना। बाकी अगर आपको कोई पिक्चर दे दे तो आप उस पिक्चर से कलर कोड निकाल सकते हो। उसके लिए एक वेबसाइट है, उसके लिए हम आते हैं यहाँ गूगल पर और उसको बोलते हैं कलर, PICKER, पिक्चर, पिक्चर, पिक्चर भाई। यहाँ पर आओ और यहाँ आने के बाद आप यहाँ पे कोई भी फोटो अपलोड कर दो, यूज योर इमेज, ड्रॉप पर जाओ, वॉलपेपर पर आओ, कोई भी कलर उठा लो, ये रहा, इसको क्लिक मारो, क्या हो गया भाई, पिक्चर आ गई नहीं, सिस्टम हैंग हो गया। इतनी बड़ी पिक्चर, अच्छा ये पता नहीं क्या हो गया इसको,
चल जा भाई। आई थिंक हम अपना इंटरनेट कनेक्ट कर लें। भाई कोई और पिक्चर उठा लो, अगर आपको वो पसंद नहीं है ये उठा लो। यूज योर इमेज, ड्रॉप दिस वन यार, ये उठा लो, ग्रीन उठा लो। सिर्फ पिकने का नहीं, हॉटस्पॉट ऑन करो। वेट यार, एक मिनट। मे भी अगर इंटरनेट स्लो है तो यहाँ से कनेक्ट कर लेते हैं, इंटरनेट का इशू तो सॉल्व हो जाएगा यहाँ से। तो कोई और इशू देगा। है चल जा भाई। एक मिनट हम चेक कर लेते हैं जरा से ये इशू। थैंक यू हो गया है। CPU 100% किस चीज़ से यूज हो रहा है? क्रोम से। क्रोम को कर देते हैं एंड टास्क। और क्या चल रहा है भाई ऐसा? पावर यूजेज बहुत हाई क्यों चल रहा है? ऑब्वियसली स्टोरेज नहीं लेता अभी जितनी ये भी ले रहा है। चलो खैर, अब हम देख लेते हैं, इसको कलर दे देंगे। फिलहाल के लिए मैं ऐसे दे देता हूँ रेड। और डेस्कटॉप पर आते हैं और दोबारा से गूगल पर आते हैं, चेक करते हैं क्या इशू दे रहे हैं। हैंग चल रहा है, हैंग। पिक्चर तो नहीं दिखा। कलर पिकर पर आते हैं और ये जैसे देख रहे हो ये वेबसाइट। अब यहाँ जिस कलर पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, जैसे इसने दिया है, जिस कलर पे क्लिक कर रहा हूँ उसका RGB कोड यहाँ जनरेट हो गया। तो मैं यहाँ पर उस पर क्लिक करता हूँ, इसका RGB कोड मुझे ये जनरेट होगा। ये वाला कलर चाहिए, इसको कॉपी करूँ, जो कलर मैंने कॉपी किया है इसको यहाँ लाके इस कलर की जगह पेस्ट कर दूँ। देखो RGB की वैल्यू क्या दी है, सॉरी ये कलर बन जाएगा। इतना यूज हुआ। अच्छा इसको छोड़ दें, ये अल्फा है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ आते हैं और ये कलर है। ये जो मैंने यहाँ से कलर उठाया नीचे से, ये कलर कहाँ पे मिल गया मुझे? यहाँ पर। तो किसी भी आप उससे पिक्चर से क्या कर सकते, कलर ले सकते हैं। वन टाइम हम उसको ट्राई करते हैं कि क्यों इतना हैंग कर रहा है। We think data protection is important. No data is sent. The magic happens in your browser. You can wait. Click on the image with colors. ये आ गया, ठीक है। इस पर आता है, देखो कलर दे रहा है मुझे। इस कलर पे क्लिक करता हूँ, ये कलर कौन सा है? ये कलर पे क्लिक करता हूँ, ये डॉट डॉट जितने कलर हैं देखो एक एक पर अलग अलग से देगा। शेड है हर एक, देख रहे हो बिल्कुल कितना जूम करके देगा हर पॉइंट पर। जिस कलर पे क्लिक करूंगा उसका नीचे क्या दे देगा मुझे? शेड दे। तो मैं यहाँ से इसका ये RGB कलर कॉपी कर सकता हूँ और यहाँ पे क्या कर सकता हूँ? यूज कर सकता हूँ। जो कलर यूज करूंगा वो मेरे पास यहाँ पर शो। ब्लैक की कलर दी, ब्लैक नहीं, थोड़ा सा ग्रीन टाइप का कलर है, ठीक। तो यहाँ से आप किसी भी पिक्चर के ऊपर से क्या कर सकते हो? कलर कॉपी कर सकते हो और वहाँ पर यूज कर सकते हो। कलर पिक्चर की वेबसाइट है, सिंपल। आपने जाना है, एक इमेज अपलोड करनी है। अच्छा ये दो कोड देता है, एक RGB और दूसरा देता है
हेक्स। अब इस हेक्स को भी समझ लेते हैं। आरजीबी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं, ठीक है। चौथा जो दे रहा है वो अल्फा है। अल्फा क्या होता है भाई? अल्फा ब्राइटनेस है, समझ लो। अल्फा जो हमारे पास क्या है? ब्राइटनेस है। इसको भी हम एट दी एंड में देखेंगे। मैं आता हूँ, इसको स्टॉप करता हूँ भाई आरजीबी वाले को। चलो ऐसे और बाय आरजीबी। अब एक और काम करते हैं, इसी को कलर दे देता हूँ, इसको कलर देता हूँ हेक्स। हेक्स के लिए हैशटैग, सॉरी हैशटैग। अब हेक्स होता है ना, हमने हेक्स किसको बोलते हैं? हेक्स किस चीज को बोलते हैं? हेक्स का नाम ऑक्टागन, पेंटागन, इस तरीके से होता है ना। नैनागन, हेक्सा। हेक्स 6 की वैल्यू को बोलते हैं। पेंटा 5 को, हेक्स 6 को, ऑक्टा 7 को बोलते हैं मेरे वाले। तो ये एक टर्म है। हेक्स का मतलब 6। अब 6 डिजिट उठाएगा, इसका मतलब ये कितने डिजिट उठाएगा? 6 डिजिट उठाएगा ये। अब यहाँ पर अगर मैं कर दूं बिल्कुल FF0000, क्या कलर दिया है इसने? रेड। इसमें F का मतलब होता है फुल। शुरू के तो 2 नंबर हैं, वो किसके लिए यूज होंगे? रेड के लिए। 6 नंबर है टोटल, 6। शुरू के 2 नंबर रेड, बाद के 2 नंबर ग्रीन, उसके बाद के 2 नंबर ब्लू के लिए। तो रेड, ग्रीन, ब्लू के लिए। अभी मैंने किसको फुल किया हुआ? रेड को, तो रेड कलर दिख रहा है। अगर मैं इसको भी कर दूं 00, सब 0 होते हैं तो क्या दिखता है? ब्लैक दिखेगा। अगर सब फुल हो 6 बार, वो FF और F व्हाइट दिख जाएगा, ठीक है। और अगर मैं बीच वाले को कर दूं 00 इन 2 को कर दूं फुल 00, चलो ये कौन सा दिखा? ब्लू। और अगर मैं ये 00 यहाँ से कट करके यहाँ करूँ, बात समझ गए? 0। अब इसके दरमियान के नंबर क्या है? इसके दरमियान के नंबर इतने हैं कि आप रट्टा नहीं मार सकते। हेक्स कोड जिस नंबर का आपको चाहिए, जिस वैल्यू का, ऐसे जनरेट, देखो ये लिखा हुआ होता है। बहुत नंबर है इसमें, अल्फाबेट्स भी यूज होते हैं, नंबर भी यूज होते हैं। मैं आगे ये पेश करूँ, देखो इसी कोड का इसने हेक्स जनरेट कर दिया, ठीक है भाई। तो हेक्स कोड भी। अब ये आपको डिजाइनर है, क्योंकि देखो कलर्स के नेम तो कुछ ही है ना, रेड है, ग्रीन है, ब्लू है, येलो है। अब बाकी क्या है? उन्हीं के शेड्स हैं मुख्तलिफ। अब ये कौन सा कलर है? ये जो दीवार को हुआ है, अब येलो भी लग रहा होगा, ऑफ वाइट भी लग रहा है, अलग सा शेड आ रहा है। एग्जैक्ट हम ये शेड बता नहीं सकते क्या है, वो एग्जैक्ट वैल्यू हम दे नहीं सकते। तो एग्जैक्ट वैल्यू हम किससे दी जाती है? कलर कोड के थ्रू देते हैं। एक ये हो गया। तो ये कौन सा है हमारे पास? हेक्स बाय हेक्स, बाय हेक्स कोड, और ये था बाय आरजीबी कोड। अब आते हैं नेक्स्ट कलर, और ये है बाय HSL, बाय HSL, ह्यू, सैचुरेशन, और एक और था क्या लाते हैं, गूगल पर आओ। ये ना होता तो क्या करते हैं? HSL फुल फॉर्म भी बता देगा, ह्यू, सैचुरेशन और लाइटनेस। अब ये थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी है ग्राफिक की, ठीक है। ह्यू क्या होती है, सैचुरेशन क्या होती है, और लाइटनेस का तो हमें पता है, ठीक है। सैचुरेशन भी किसी कलर के मिक्सचर को ही बोल रहे होते हैं, ह्यू भी इसी तरीके से है टर्म्स है। इसमें भी क्या है, मुख्तलिफ किस्म के आपके पास वैल्यूज आती हैं हर कलर के। देखो ऐसा दिया हुआ है, ह्यू, सैचुरेशन और लाइटनेस। यहाँ पर आती है, इसको फुल करूँ तो इसकी वैल्यू क्या है? 350 तक, और 360 है या 59 है, देख लेना, 358 या 59। बाकी ये क्या है? ये है परसेंटेजेस में। और ये इसने बड़ा अच्छा दिया हुआ है कि भाई कलर है। ये क्या है? ह्यू में क्या आता है? एक ह्यू पूरा सर्कल है। और अगर मैं इसको आया ना गूगल पर दोबारा आते हैं, इसकी इमेजेस दिखाता हूँ, आपको समझ आएगी। एक सर्कल पूरा बना हुआ है, HSL कलर। डिस्क भी देता है कलर की, यहाँ आते हैं, और ये लोगों ने डिस्क दी होगी। ये इसमें एक बड़ी जबरदस्त इमेज मिल जाती है, ये रहा। हाँ, $360 तक इसका कलर है, 360 पूरा, ठीक है। कितना है? 360, मतलब एक पूरा राउंड सर्कल होता है ना, पाई जो होता है 180 होता है। अब यहाँ पर आता हूँ मैं,
0 से 30 तक जो कलर है वो कौन से कलर का शेड होगा? रेड ही कलर का शेड है। मतलब आप 0 से 1 के 30 के दरमियान जो कलर देंगे वो रेड कलर में आएगा। 30 से 60 के दरमियान जो कलर देंगे वो येलो के आसपास होगा। 60 से 90 के दरमियान येलो और इसका शेड आ रहा है। 90 से 120 के दरमियान येलो और ग्रीन टाइप का शेड आ रहा है। 120 से 150 के ग्रीन है खास। 150 से सियान तक तो सियान और ग्रीन मिक्स हो रहे हैं। यहाँ सियान और ब्लू, फिर यहाँ पर आ जाओ सियान और मैजेंटा, फिर मैजेंटा और रेड, पूरा एक कलर डिस्क बनेगा कि भाई इसके दरमियान जो कलर लिखोगे कलर आ गया। उसके बाद आ जाओ यहाँ सैचुरेशन में क्या होगा? उस कलर की डार्कनेस, मतलब आप ये समझ लो कलर कितना गाढ़ा यूज किया जा रहा है। और उसके बाद लास्ट में आती है लाइटनेस। ये आप फुल रखोगे, कलर जैसा भी कर लो उसमें क्या देना है, तो लाइटनेस आप तकरीबन 50% पर या 80% पर ऐसे जाकर नॉर्मल हो जाती है। 50% पर आप दे दो, ना ज्यादा डार्क होगा ना लाइट। उसके बाद कलर देख लो, दे दो कलर। अब कलर फुल है, रेड कलर का जो ओरिजिनल कलर है रेड कलर पूरा मिक्स किया हुआ है। अगर मैं इसकी लाइटनेस फुल कर देता हूँ तो रेड कलर कैसा होना शुरू हो जाएगा, व्हाइट की तरफ जाएगा ब्राइटनेस और ब्लैक होना शुरू हो जाएगा। तो ये 3 कलर की वैल्यूज आती है। खैर आपने ये वैल्यू कोई रट्टा नहीं मारनी है, बस आपको पता होना चाहिए यूज कैसे होगा। ये काम है ग्राफिक्स का या यूएक्स यूआई डिजाइनर का, जो आपको डिजाइन देगा। लेकिन एटलीस्ट वो आपको वैल्यू कोई ऐसी दे, यहाँ पर उसने बीच वाले में वैल्यू दे दी 102, यहाँ पे 503। आपको पता होना चाहिए भाई ये तो 100% उठाता है, यहाँ 102 और 500 का काम ही नहीं है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कितनी वैल्यू उठाता है, 360 की। अब रेड कलर के लिए इसने क्या वैल्यू दी है, 50% और 0। तो आओ यहाँ से चेक करते हैं। HSL देता है या HSL होगा, यहाँ आता हूँ मैं चेक कर लेता हूँ। 0, स्मॉल में यूज करते हैं स्टाइल्स को। पहले तो इसको कमेंट आउट करो जो ये मैंने खोला है, और HSL, ठीक है। ब्रैकेट वो खुद दे दिया उसने, ह्यू सैचुरेशन, ह्यू दे देता हूँ 0 से। अब चेक करेंगे 0 से सैचुरेशन, सैचुरेशन मतलब कलर कितना चाहिए, मैंने कहा 100%, ठीक है। लाइटनेस कितनी चाहिए, फुल करूंगा तो दिखेगा ही नहीं, वाइट बिल्कुल। 0 कर दूंगा बिल्कुल डार्क हो जाएगा। मुझे चाहिए 50% वाइट, मतलब दोनों का सेंटर। ओके हो गया। यहाँ जाता हूँ, क्या कलर दिख रहा है मुझे, रेड। अब इसको चेंज करता हूँ, मैं बोलता हूँ 20 तक जाओ, 20। अब देखो रेड से चेंज होना शुरू हो गया, 30, 40, 50, आई थिंक 60 पर था ना वो येलो, 60 येलो। अब आगे जाते जाओ, 120 ग्रीन, 150 11 150 ये, फिर 150 के बाद क्या था, 180 ये कलर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप जाके देखो 180 वाला कलर, 180 पे आपको दिख जाएगा, 180 पे ये सियान कलर आ गया। इसी तरीके से आप आगे आ जाओ, यहाँ पर आते हैं हम, ये कलर चाहिए 270 या 300 पर, 300 पे कौन सा भाई, ये। फिर उसके बाद आते हैं यहाँ पर लास्ट वन पे, लास्ट वन है मेरे पास 330, उसके बाद 360 हो जाएगा, 359 तक होगा, 360 नहीं होगा शायद। फिर कर देते हैं 330 पर आ जाता हूँ, तो ये कलर दिखेगा आपको। और उसके बाद आते हैं 359, तो ये कलर आ गया दोबारा से घूम फिर कर रेड के ऊपर। और आई थिंक 360 पर भी रेड ही शेड देगा, और या 0। तो 360 या 0 का मतलब एक पॉइंट से घूम कर वापस वहाँ चक्कर लगा दिया, तो 360 का इसका मैक्सिमम कलर है। बात समझ आ गई। तो अगर आपको कोई HSL में कलर की वैल्यू दे, हेक्स में दे, या फिर RGB में, आप तीनों में यूज करते हो। माय नेम तो बहुत इजी है भाई, इसका कलर का नाम, इसका कलर का नाम, ये रहा, वो आप देख सकते हो। बाकी इन कलर्स के नेम नहीं है भाई, इसका तो नेम है रेड है, इसका क्या नेम होगा अभी कोई भी नहीं है भाई। कोई बोले ऑरेंज, अच्छा ये ऑरेंज है, तो ये क्या है, ये भी ऑरेंज है। अब कौन सा ऑरेंज यूज करना है, तो ये कलर का शेड बताएगा, वो कलर का कोड बताएगा। बात समझ गए, क्लियर है। तो कलर कोड छोटी वेबसाइट में तो इतना मायने नहीं रखता, लेकिन जो बड़ी वेबसाइट है उनके अंदर मायने रखता है, क्योंकि जब उनका डिजाइनर डिजाइन करता है तो वो एक एक कलर कोड मैच करता है। किसी डिवाइस पे कहीं पर जाके उसका कलर कोड चेंज नहीं होना चाहिए, आपने सेम कलर देना है उसको। ये हो गया। अब लास्ट चीज है अल्फा। अल्फा कुछ भी नहीं है भाई, आप आते हैं इधर, कलर का नाम दो, और ये कलर नेम बड़े इजीली भी आ जाता है। आप कर दो ना कलर, कर दो रेड, रेड के साथ ये आता है ना, ये इधर आओ, क्लिक करो, देखो ये RGB की वैल्यू आ जाएगी,
देखो इसने क्या दिया है 256, 255, 0 और 0। अब अगर मैं यहाँ पर ये देखो ये तो कलर है, यहाँ से चेंज होने से क्या हो रही है, ये 3 वैल्यू चेंज हो रही है फुल। इसको चेंज करूँ ना, ये क्या है, कैसा है ये, जैसे अल्फा हो लाइटनेस या वैसे ही चल रहा है। ये वैल्यू है अल्फा, अल्फा की वैल्यू 0 से लेके 0.9999 तक जाती है। ठीक है भाई, जो वैल्यू आपने पास करनी है इसको यहाँ पे दे दो। ये देखो 4 वैल्यूज आप ऐड कर दोगे इसके अंदर, चौथी वैल्यू ये देखो 0.09 ना, नीचे आना शुरू करोगे डार्क होना शुरू हो जाएगा, ऊपर जाओगे वो फुल होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर आप आके कॉमा लगा के ये वैल्यू पास कर सकते हो 0.5। 0.5 किया, देखो इसका कलर कैसा आना शुरू हो गया है, रेड ही है लेकिन कौन सा रेड हो गया। 0.8 पर आओ तो ये रेड ऐसा, 0.9 पर आओ 999 पर आओ। बात समझिए, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम। ये आपके पास, और ये कलर हर चीज के अंदर यूज कर सकते हो कलर को, चाहे आप जहां भी अब कलर आएगा, चाहे बैकग्राउंड का कलर यूज हो। आप देखो दो, मैं फ्रंट पे और बैक पे रेड और रेड यूज करूं, कुछ नजर आएगा? आप लाइट और डार्क रेड यूज कर सकते हो, है या नहीं? आप लाइट रेड और ये कर दो, इसको भी करता हूँ बैकग्राउंड कलर रेड, तो दोनों में कुछ नहीं दिख रहा। आप एक को करके देख लो चेंज, आप कर दो 0.5, इतना ज्यादा रेड हो गया कि दिख ही नहीं रहा। मेरे वाले ऊपर वाले का कलर चेंज करो, इसका ये वाला रखते हैं और ये इसको कर देता हूँ मैं बैकग्राउंड कलर। ये हम वैसे कहाँ यूज करते हैं इसका बता देता हूँ मैं, आगे जाके हमारे काम भी आएगा। हम ब्लैक के ऊपर ब्लैक ही यूज कर रहे होंगे। एक पिक्चर आपने देखी ना, पिक्चर यूज करते हैं बैकग्राउंड में लोग, तो पिक्चर पे जब कोई टेक्स्ट लिखो तो नजर ही नहीं आने वाला, तो पिक्चर को हमें क्या करना होता है, पीछे से ब्लैक कलर देना होता है, थोड़ा ब्लैक शेड देखते हैं ताकि हमारा टेक्स्ट वाजे नजर आए। अब वो टेक्स्ट दिखाने के लिए पिक्चर को क्या करते हैं, थोड़ा सा ब्लैक करना शुरू करते हैं, तो उसके लिए हम सेम कलर यूज कर रहे होते हैं, इधर से भी ब्लैक, इधर से भी, हर तरफ से ब्लैक, ब्लैक के अंदर ब्लैक का शेड दे रहे होते हैं। ये तो मैंने कोई और शेड दे दिया ब्लैक का, ठीक है भाई। ये आपके पास 3 किस्म के कलर का है, मैं यहाँ लिख देता हूँ बाय अल्फा, बाय अल्फा। एक अल्फा आ गया, HSL, हेक्स, RGB और वाई, ठीक है भाई, क्लियर है। इसकी आप प्रैक्टिस कर लेना। कलर आपको लगाना आ गया, कलर और बैकग्राउंड कलर, ये तीनों चीजें आप थोड़ा सा यूज कर लीजिए। यहाँ तो कुछ भी नहीं, अच्छा ये इसको हम स्क्रॉल करके थोड़ा सा यूं करते हैं, ठीक है भाई, ऐसे सही है, छोटा तो नहीं हो गया था। लो भाई, जिन्होंने छापना है छाप लें, मैं वीडियो स्टॉप करता हूँ, पॉज की वीडियो अपलोड हो जाएगी, इनको 1 टाइम आप लगा